भी मैं आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन उसके क्या क्या पढ़ा अभी तक उसके बारे में दे देता हूँ। जैसे किसी भी इतिहास को आप मुख्यतः 3 भागों में बांटकर पढ़ते हो। कितने भागों में? 3 भागों में बांटकर पढ़ते हो। पहला भाग आता है आपका कौन? पाषाण काल। पहले नंबर पर आता है आपका पाषाण काल, दूसरे नंबर पर आता है आपका आद्य पाषाण काल या आद्यकाल। कौन सा? पाषाण काल, दूसरे नंबर पर आद्यकाल और तीसरे नंबर पर आता है आपका कौन सा? तीसरे नंबर पर आता है आपका, देखो ऐसे सब, पहले नंबर पर आता है आपका कौन सा? पाषाण काल। दूसरे नंबर पर आप डिवाइडेशन देखते हो कौन सा? आद्यकाल। और तीसरे नंबर पर आप डिवाइडेशन देखते हो किसका? ऐतिहासिक काल। इन 3 भागों में बांटकर जो है किसी भी इतिहास को पढ़ा जाता है। अब ऐसा तो नहीं कि उठ के और बोल दिया कि इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। इसके कोई पैमाने, कुछ आधार तो होंगे जिनके आधार पे जो है इतिहास को बांटा गया। तो इसका आधार है कैसे? यहाँ पे जो है लिपि प्रचलित थी या नहीं। अगर लिपि प्रचलित थी तो यहाँ जो लोगों ने लिखा, लिपि प्रचलित थी तो लिख पाएंगे लोग, तो लिखा वो अपन पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते, इसके आधार पे जो है इतिहास का डिवाइडेशन किया गया है। जैसे पाषाण काल की बात करोगे तो यहाँ किसी प्रकार की कोई लिपि प्रचलित नहीं थी, लिपि प्रचलित नहीं थी। अब लिपि प्रचलित नहीं है तो क्या ये लिख पाएंगे? तो ये लिपि प्रचलित नहीं लिख पाएंगे। अगर लिख नहीं पाएंगे तो क्या होगा? इस प्रकार के लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त होंगे क्या? इसके नहीं होंगे। लिख ही नहीं पाएंगे तो कैसे लिखित साक्ष्य प्राप्त होंगे? तो इसके कोई लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होते हैं। इसी प्रकार एक डिवाइडेशन आता है आपका कौन सा? आद्यकाल। आद्यकाल में बेसिकली आप रख सकते हो किसको? सिंधु घाटी सभ्यता वाले कालक्रम। किसको? जो अपने सिंधु घाटी सभ्यता। आगे जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे आप लोग, जब भारतीय इतिहास पढ़ोगे आप, तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह की सबके बारे में सर आपको पढ़ाएंगे। अगर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि तो प्रचलित थी। लिपि क्या थी? प्रचलित थी। पर इसे अपन अभी तक क्या कर सके? पढ़ नहीं सके हैं। सोचो, अगर सिंधु घाटी सभ्यता जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग कितने 2300 ईसा पूर्व की बात है। लगभग आज से लगभग 5000 साल पूर्व की बात आपको देखने को मिलेगी। 5000 साल पूर्व जो है सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही मॉडर्न सभ्यता हुआ करती थी। यहाँ पे घर भी लगभग पक्की ईंटों से बनाए जाते। पढ़ोगे आप सब लोग, यहाँ नालियाँ भी किस टाइप की हुआ करती थी? पक्की हुआ करती थी। नालियाँ पक्की हुआ करती थी, प्रॉपर सफाई हुआ करती थी, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। एकदम मॉडर्न सिविलाइजेशन देखने को मिलेगी। जैसे एकदम व्यवस्थित नगर नियोजन जिसे बोल सकते हो। देखो, जैसे भी चंडीगढ़ गए होंगे, कभी आपका जाना हुआ तो देखना चंडीगढ़ कैसे व्यवस्थित रूप से बसाया गया है शहर, उसी प्रकार से आपको जो है सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिलेगी। तो इसकी क्या है? इसमें लिपि तो प्रचलित थी पर पढ़ नहीं सकते। बेस्ट्रोफेदम लिपि यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो सर आपको और डिटेल में समझाएंगे कि बेस्ट्रोफेदम क्या होती है, किस टाइप से इस लिपि को लिखा जाता है, ये सब। उसके बाद आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या? इसके अंतर्गत लिपि भी प्रचलित मिलेगी, इसे पढ़ भी सकते हैं। लिपि प्रचलित भी मिलेगी और पढ़ भी सकते हैं। ऐतिहासिक काल को आप 3 भागों में बांटकर पढ़ोगे। कैसे? एक पढ़ोगे आप प्राचीन काल या एंशिएंट हिस्ट्री, एक पढ़ोगे आप मध्यकाल या जिसे बोलेंगे अपन कौन सा? मिडाइवल हिस्ट्री, और एक देखने को मिलेगा आपको कौन सा? आधुनिक काल या मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, ऐसे 3 भागों में बांटकर आप जो है पूरी हिस्ट्री को पढ़ने वाले हो। कितने भागों में बांटकर पढ़ोगे? 3 भागों में बांटकर आप पूरी इतिहास को जो है पढ़ोगे। ठीक, कौन? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। क्लियर है इतना? इसी टाइप से जो अपना पाषाण काल है, इसको भी आप 3 भागों में बांटकर पढ़ सकते हो। कैसे? एक आता है आपका कौन सा? पूरा पाषाण काल। एक आएगा आपका कौन सा? मध्य पाषाण काल। और एक आएगा आपका कौन सा? नव पाषाण काल। कौन सा आएगा? नव पाषाण काल आएगा। सर ये डिवाइडेशन तो आपने बता दिया, क्या इनके वर्षों के पैमाने भी है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल वर्षों के पैमाने भी इसी आधार पर डिसाइड किए। जैसे पाषाण काल की अगर बात करोगे, किसकी? पाषाण काल की, तो पाषाण काल आपका शुरू होता है कितने? 10 लाख ईसा पूर्व से। कब से? 10 लाख ईसा पूर्व से लेके कब तक जो है ये आपका रहता है? लगभग आपको पता चलेगा 4000 ईसा पूर्व तक रहता है।
कब तक? 4000 ईसा पूर्व तक रहता है पूरा पाषाण काल। कब से? 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक आपको पाषाण काल देखने को मिलेगा। क्लियर है? इसी प्रकार से आद्य पाषाण काल की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा। लगभग इतिहासकारों में इसको लेके मतभेद भी देखने को मिलते, पर आप अप्रोक्स याद कर सकते हो 2300 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। कब तक? इसको याद रख सकते हो आप, 2300 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक रख सकते हैं। आशा करता हूँ कि ईस्वी और ईसा पूर्व आपके जो है कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत क्लियर होंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा सर 4000 और जो है 2300 के बीच का 1700 साल कहाँ गया, ये कहाँ गया? तो बेसिकली इसके बीच में भी कुछ सभ्यताएं देखने को मिलेगी। इसके अंतर्गत दो काल देखने को मिलेंगे आपको। एक देखने को मिलेगा कौन सा? ताम्र पाषाण काल। कौन सा? ताम्र पाषाण काल देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा महापाषाण काल। क्या देखने को मिलेगा? महापाषाण काल आपको देखने को मिलेगा। अब मन में आ रहा होगा सर ताम्र पाषाण काल का नाम ताम्र पाषाण काल ही क्यों रखा, महापाषाण काल का नाम महापाषाण काल ही क्यों रखा? कोई तो आधार होगा इसका। बिल्कुल आधार है। इसका आधार देखने को मिलेगा आपको क्या? इसमें जो प्रयुक्त औजार हैं उनके बेसिस पे इसका जो है डिवाइडेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे ताम्रपाषाण काल की अगर आप बात करोगे, किसकी? ताम्रपाषाण काल की। तो ताम्रपाषाण काल में बेसिकली जो लोग थे वो किसके? तांबे के औजारों को प्रयोग करते थे। यहाँ से तांबे की धातु के जो बने औजार हमें प्राप्त हुए, इसलिए इस प्रकार की सभ्यता को ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता बोल दी। इसी टाइप से आता है आपका कौन सा? महापाषाण काल। इसको लोह पाषाण काल भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत आपको जो है मिट्टी के साथ किसमें? लोहे की धातुओं का प्रयोग देखने या लोहे से बने औजारों का प्रयोग देखने को मिलेगा, इसलिए इसको लोह पाषाण काल भी बोल देते हैं। तो ये आपको मोटा मोटी डिवाइडेशन देखने को मिलता है। इसके बाद आद्यकाल में सिंधु घाटी सभ्यता, ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत, मध्यकाल या मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इन सभी के ऊपर आप हिस्ट्री वाले लेक्चर में और अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले। अब बात करते हैं पूरा पाषाण काल की, तो इसका भी डिवाइडेशन देखने को मिलता है। पूरा पाषाण काल बेसिकली 3 भागों में आप डिवाइड देख सकते हो। कौन सा? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। जैसे अगर बात करें किसकी? पूरा पाषाण काल की। पूरा पाषाण काल कितने भागों में डिवाइड देखने को मिलेगा? 3 भागों में आपको डिवाइडेशन देखने को मिलेगा। एक कौन सा? एक देखने को मिलेगा निम्न पूरा पाषाण काल, एक देखने को मिलेगा मध्य पूरा पाषाण काल, एक देखने को मिलेगा कौन सा? उच्च पूरा पाषाण काल आपको देखने को मिलेगा। निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? अगर बात करें अपन निम्न पूरा पाषाण काल की, तो ये देखने को मिलेगा आपको 10 लाख ईसा पूर्व से लेके कितने? 10 लाख ईसा पूर्व से लेके आपको देखने को मिलेगा 1 लाख ईसा पूर्व तक। कब? 10 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व तक ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद मध्य पाषाण काल की अगर बात करें तो 1 लाख से ही आपको देखने को मिलेगा कब तक? इसका क्या बताया था आप लोगों ने? 10,000 तक, है ना। 1 लाख से ये आपको लगभग 50,000 के आसपास देखने को मिलेगा, और ये 4,000 से। और आपको एग्जैक्ट आंकड़े पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे, तो ये सभी देखने को मिलेगी। निम्न, मध्य और उच्च 3 भागों में इसको डिवाइडेशन देखने को मिलता है। इसका कार्यक्रम मोटा मोटी 10 लाख से जो है 10,000 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है पूरा पाषाण काल। इसके अंदर ही डिवाइडेशन आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है। बाकी इसके जो है आंकड़े आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो अब बात करेंगे जैसे पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, नव पाषाण काल में क्या हुआ। तो मोटा मोटी अब याद रख लो कि पूरा पाषाण काल में आपकी किसकी खोज हुई? आग की खोज हुई। किसकी खोज हुई? आग की खोज आपको देखने को मिलती पूरा पाषाण काल में। उसके बाद बात करते हैं नव पाषाण काल में आपकी किसकी खोज हुई? पहिए की खोज हुई। ये सभी अपन पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके कुछ साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। जैसे अगर बात करें पूरा पाषाण कालीन जो मानव था, तो पूरा पाषाण कालीन जो मानव था ना, वो मुख्यतः आपका आश्रित देखने को मिलता है। किसके ऊपर आश्रित था? शिकार के ऊपर आश्रित था। किसके ऊपर? शिकार के ऊपर आश्रित देखने को मिलता है। कैसे? अब मान लो कोई उस टाइम पे आदि मानव टाइप की जो सभ्यता है, जिस टाइम पे मानव अपने विकास के क्रम में बेसिकली हुआ करता था, तो इस टाइम पे मानव क्या करता था? अपने भोजन के लिए, जीवन निर्वाह के लिए किस पर आधारित? शिकार पर आधारित हुआ करता था। क्या करता था? बेसिकली वो शिकार करता था, और जो है शिकार करके अपना जीवन निर्वाह करता था। उससे जो पशु का शिकार करता उसे को खाता और अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। अब धीरे धीरे क्या हुआ? पशुओं की कमी होने लगी शिकार करने। अब शिकार करने के लिए उसको दूर दूर जाना पड़ता था। अब दूर जाने के
कालक्रम में उसने क्या करा, क्यों ना अपन, उन्होंने डिसाइड करा बैठ के क्यों ना अपन जो है पशु को पालना स्टार्ट कर दो, और जैसे जैसे आवश्यकता लगती जाएगी वैसे वैसे इनको मारकर खाने लगेंगे। तो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ पशुपालन। क्या स्टार्ट हुआ? पशुपालन। तो पशुपालन तो पूरा पाषाण काल में जीवन निर्वाह किस पे आधारित था? तो आप क्या बोल दोगे? शिकार पे आधारित था। इसी टाइप से दूसरा मध्य पाषाण काल में आए तो कैसे? मध्य पाषाण काल में कैसे? पशुपालन पर आधारित हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो है बेसिकली आप देखोगे कि शिकार के लिए दूर दूर जाना पड़ता था, इसीलिए वो पास, ठीक है, शिकार के लिए दूर दूर जाना पड़ता था, इसलिए उन्होंने क्या करा, जो है पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आता है आपका एक फेज, कौन सा? नवपाषाण काल। कौन सा आता है? नवपाषाण काल आपको देखने को मिलेगा। नवपाषाण काल में आपको देखने को मिलेगा किसका? पहिए का आविष्कार हो गया, ये सारी चीजें। तो पशुपालन तो स्टार्ट हो गया। अब पशु को कुछ खिलाना तो पड़ेगा, ऐसे तो पशु जीवित नहीं रह सकते, तो इनको खिलाने के लिए क्या करते हैं, ये चराने ले जाते थे बेसिकली। तो आसपास के जो है जहाँ रहते थे वहां के सारे घास इन्होंने खिला दी, घास खिला दी भैया। तो अब क्या करेंगे? अब पशु भूखे तो नहीं मानेंगे, तो इनको घास के लिए भी क्या, पशु को लेके दूर दूर जाना पड़ता था। तो इन्होंने बैठ के एक आइडिया लगाया कि क्यों ना घास अपन ही उगा ले, जिससे क्या होगा, हम पशु को दूर लेके जाना नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने क्या करा, जो है घास उगाने स्टार्ट कर। और यहीं से आप देखोगे कि नवपाषाण काल से ही आपको कृषि की जो है कृषि का विकास देखने को मिलता है। कहाँ से? नवपाषाण काल से ही आपको कृषि का विकास देखने को मिलता है। ये सारी चीजें अपनों ने डिस्कस कर ली थी। अब पूरा पाषाणकालीन इतिहास मध्य प्रदेश में जैसे भीमबेटका वगैरह सभी प्राप्त होते हैं। इसी टाइप से जो है मध्यकालीन अगर इतिहास की बात करोगे तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ जो है अपना होशंगाबाद वाला, वहां से प्राप्त होते हैं। नवपाषाण कालीन की अगर बात करोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, जैसे बेलन घाटी देखने को मिलेगी जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। मामा भांजा शैलाश्रय पंचमढ़ी में देखने को मिलेगा, वहां इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इन सभी के बारे में अपन डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा अपनों ने जो है कुछ अभिलेखों के बारे में डिस्कस करा था। तो कुछ अभिलेखों के अंतर्गत अपनों ने देखा था कि जो है 4-5-6 जो है अलग अलग राजवंशों से संबंधित अभिलेख देखे थे। जैसे सातवाहन वंश देखा था, मौर्य वंश देखा था। इसी टाइप से अपनों ने कौन सा देखा था? ओलिकर वंश देखा था, जिसमें दशपुर अभिलेख या इनके बारे में डिस्कस करा था। परमार वंश से संबंधित कुछ किताबों वगैरह के बारे में डिस्कस करा था। ये सभी क्लासें अपनी पिछली वाले लेक्चर में हो चुकी है। ठीक, अब बात करते हैं किसके बारे में? कुछ अभिलेखों के बारे में ऐसे ही रैंडम बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत, तो आपको और चीजें आसान हो जाएगी। जैसे आपको मोटा मोटी एक तो एरन अभिलेख के बारे में याद करना है। किसके बारे में? एरन अभिलेख के बारे में तो आप याद कर ही लेना। एक सांची अभिलेख के बारे में याद कर लेना। एक सातवाहन वंश से संबंधित एक अभिलेख देखने को मिलता है, नाना घाट अभिलेख, उससे संबंधित जानकारी आप कलेक्ट कर लेना। इसके अलावा सारो मारो अभिलेख कहाँ? शहडोल में देखने को मिलेगा। इसके अलावा पनगुडरी अभिलेख जो मौर्य काल से संबंधित है, ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? बुधनी सीहोर में देखने को मिलेगा। बहुत सारी किताबों में आप देखोगे कि जो सारो मारो अभिलेख आपको कहाँ देखने को मिलता है? सीहोर लिखा हुआ है। तो सीहोर नहीं, आपको बेसिकली याद रखना है शहडोल में ही सारो मारो केव्स की अगर पूछे आपसे कि सारो मारो की गुफाएं कहाँ है, तो फिर आपका आंसर होना चाहिए क्या? सीहोर होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको जो है क्लियर करते चल रही है। ये सभी देखते देखते अपन आगे बढ़ते गए थे। आगे बढ़ते बढ़ते अपनों ने कुछ स्तूपों के बारे में भी डिस्कस करा था। जैसे आपका मेनली 2 स्तूप तो आपको याद रखने ही है। इससे पहले अपन मंदसौर अभिलेख के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो मंदसौर अभिलेख आपको 2 देखने को मिलेगा। एक तो जो है, एक तो स्कंदगुप्त का उल्लेख देखने को मिलेगा मंदसौर अभिलेख में, कुमारगुप्त का उल्लेख देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक जो है अपने यहाँ मंदसौर के आसपास एक वंश देखने को मिलेगा जिसका नाम था ओलिकर वंश। क्या नाम था? ओलिकर वंश। तो ओलिकर वंश के एक शासक हुए यशोवर्मन। कौन हुए? यशोवर्मन या यशोवर्धन भी देखने को मिलेगा, यशोवर्मन याद कर लेना। तो यशोवर्मन का बेसिकली ये मंदसौर अभिलेख देखने को मिलेगा। ये इनका जो एक मंत्री हुआ करते थे वासुल, इसके वासुल करके उनका नाम था, ये उसके मुख्य राइटर हुआ करते थे। क्लियर है? वासुल हुआ करते थे भैया। तो इस अभिलेख की विशेषता क्या है? इसमें पता चलता है कि जो अपने कौन से यशोवर्मन साहब है, इन्होंने किसको? मिहिर कुल, बेसिकली एक हूण शासक हुआ करता था, उसको पराजित किए जाने का उल्लेख मिलता है। रेशम के व्यापार का उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। रोम से व्यापार का उल्लेख देखने को मिलता है। जो रेशम बुनकरों की जानकारी हमें मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। इसके अलावा जो है विश्व का प्रथम विज्ञापन अभिलेख भी कौन सा हो जाएगा? आपका मंदसौर अभिलेख हो जाएगा। ये सारी चीजें अपने को मंदसौर अभिलेख के बारे में याद करनी। क्लियर है? इसके बाद अपन आते हैं अब जो है स्तूपों के ऊपर। तो स्तूप में बेसिकली कुछ भाग होते हैं स्तूप के स्ट्रक्चर के। जैसे आप देखोगे कि स्तूप में एक वेदिका होती है,
मेदी होती है, हर्मिका होती है, छत्रक देखने को मिलते हैं। इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको स्तूप की देखने को मिलती है। क्लियर। अब बात करते हैं एक एक के ऊपर। जैसे मुख्य जो है स्तूप आपको कौन कौन से याद रखने हैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, आप याद कर सकते हो तो सांची का स्तूप। कौन सा याद कर सकते हो? सांची का स्तूप आपको याद करके चलना है। क्लियर। सांची का स्तूप याद कर ले। उसके बाद आपको भरहुत स्तूप याद करके चलना है। कौन सा? भरहुत स्तूप आप याद करके चलोगे। तो सांची के स्तूप की अगर बात करें तो सांची में बेसिकली आपको 3 स्तूप देखने को मिलेंगे। कितने? 3 स्तूप देखने को मिलेंगे। एक होता है महास्तूप और 2 छोटे छोटे स्तूप देखने को मिलते हैं। स्तूप को बेसिकली क्या किया जाता था? स्तूपों को बेसिकली ठीक है, स्तूपों को बेसिकली किसके लिए बनाया जाता था? स्तूपों को जो है आप बेसिकली देखोगे तो जो अपने को जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे या बुद्ध थे या उनके जो धर्म प्रचारक थे, उनके अस्थियों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से बनाया जाता था। बौद्धों के लिए सर्वाधिक पवित्र स्थान माने जाते कौन? अपने स्तूप माने जाते। क्लियर। आगे बढ़ते सांची के स्तूप की बात कर रहे थे तो सांची में आपको 3 स्तूप देखने को मिलते। सांची के स्तूपों की अगर बात करें तो सांची का स्तूप आप देखोगे मौर्य काल में अशोक के द्वारा निर्मित किए गए। किसमें? मौर्य काल में अशोक के द्वारा। लगभग 80-85 हजार के आसपास जो है 84,000 स्तूप देखोगे आपके किसके द्वारा? कहीं 80, कहीं 85, कहीं 84,000, अलग अलग आंकड़े आपको देखने को मिलते हैं। पर एक मोटा मोटी याद रख लो कि 84,000 के आसपास स्तूप जो है अशोक ने पूरे अपने या शासन काल के दौरान जो है क्या किए थे? स्थापित किए थे। क्लियर। सांची उन्हीं में से एक था। सांची सबसे बड़ा स्तूप भी देखने को मिलता है। 3 स्तूप देखने को मिलते हैं। सांची की अगर बात करें तो 1818 तक ये लगभग मनुष्यों की खोज से या मनुष्यों की जो है बोला जाए कि मनुष्यों की पहुंच से क्या था? परे देखने को मिलता है। 1818 में आए कौन से? टेलर साहब, जनरल टेलर साहब, उन्होंने इसकी खोज करी। उसके बाद बहुत सारे जॉन मार्शल, कनिंघम वगैरह ने भी इसके ऊपर जो है आगे जाकर रिसर्च करी। तो महास्तूप में बेसिकली आप देखोगे क्या कि इसमें जो है बुद्ध के दांत रखे गए। किसके रखे गए? बुद्ध के दांत रखे गए, है ना। ये देखा था अपनों ने कल वाले लेक्चर में, बुद्ध के दांत रखे गए। इसे त्रिमेदी स्तूप कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 मेदियां देखने को मिलती है। मेदियां मतलब जिनके आसपास परिक्रमा करते। एक तो भूमि तल पे देखने को मिलती, एक मध्य तल पे देखने को मिलती है और एक हर्मिका के आसपास आपको देखने को मिली। इस टाइप से 3 मेदियां देखने को मिलती है। इसके अलावा आप देखोगे कि इस स्तूप की अगर बात करें, किसकी? सांची के स्तूप की, तो सांची के स्तूप में आप देखोगे क्या देखोगे कि इसमें बेसिकली आप देखोगे कि सांची के स्तूप में आसपास एक जो है वेदिका निर्मित है। कैसे वेदिका? मान लें दीवार निर्मित। तो इस वेदिका का निर्माण हुआ था किसमें? शुंग काल में, और शुंग काल में निर्मित हुई थी। इसी टाइप से जो गेट है अपने, कितने? 4 गेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे जिन्हें तोरण द्वार की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती? तोरण द्वार की संज्ञा दी जाती है। ये तोरण द्वार आपको देखने को मिलेंगे किस काल में निर्मित है? ये आपको देखने को मिलेंगे सातवाहन काल में आपको निर्मित देखने को मिलेंगे। किस काल में निर्मित देखने को मिलेंगे? तो ये आपको देखने को मिलेंगे सातवाहन काल में निर्मित। इस टाइप से अपन सारा कुछ डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा अगर बात करें स्तूप नंबर 2 की, तो स्तूप नंबर 2 को जो है काला स्तूप कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्तूप नंबर 2 को आप देखोगे काला स्तूप कहा जाता है। और बौद्ध धर्म के जो धर्म प्रचारक है उनकी अस्थियां बेसिकली आपको यहाँ देखने को मिलती है। बौद्ध धर्म के धर्म प्रचारकों की अस्थियां देखने को मिलती। क्लियर। आगे बढ़ते आगे इसी टाइप से आप देखोगे स्तूप नंबर 3। तो स्तूप नंबर 3 सर्वाधिक जो सुरक्षित अवस्था में तो स्तूप नंबर 1 प्राप्त हुआ है। और स्तूप नंबर 3 के बारे में देखोगे तो स्तूप नंबर 3 में 2 व्यक्तियों की अस्थियां आपको सुरक्षित देखने को मिलती। कितने व्यक्तियों की? तो 2 व्यक्तियों की। कौन थे 2 व्यक्ति? दोनों जो है बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। सारिपुत्र नाम था एक का, और एक का नाम देखने को मिलेगा महामोगलियान। तो किसकी अस्थियां देखने को मिलेगी? 2 व्यक्तियों की अस्थियां देखने को मिलेगी। एक देखने को मिलेगी सारिपुत्र की, एक देखने को मिलेगी महामोगलियान। इस टाइप से अपनों ने देखा था। चारों तोरण द्वारों में सबसे पहले आपका दक्षिणी तोरण द्वार बना, उसके बाद उत्तरी, फिर पूर्वी और सबसे अंत में बना आपका पश्चिमी तोरण द्वार बना। ये सभी अपनों ने दिखा था। इसी टाइप से देखा था कि किस तोरण द्वार पे किसका वर्णन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले किसका? दक्षिणी तोरण द्वार बना। तो कोई भी शासक बनवाएगा तो सबसे पहले जो निर्मित करवाएगा उसी पे अपना वर्णन करवाएगा।
ये देखा था। अब अगर बात करें अपन तो किसमें अपनों ने देखा ना, तोरण द्वार किसके काल में निर्मित है? सातवाहन काल में निर्मित। तो सातवाहन शासक हुआ करते थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। कौन हुआ करते थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी साहब हुआ करते। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के काल में आप देखोगे कि इनका निर्माण हुआ। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी का वर्णन आपको देखने को मिलेगा किस पे? जो दक्षिणी तोरण द्वार है ना, उस पे आपको वर्णन देखने को मिलेगा। किस पे? दक्षिणी तोरण द्वार पे आपको जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी का वर्णन देखने को मिलेगा, दक्षिणी तोरण द्वार। ठीक इसी टाइप से बात करते भरूत स्तूप की। किसकी बात करते? भरूत स्तूप की। तो भरूत स्तूप आपको देखने को मिलेगा सतना के आसपास ही इसकी खोज हुई। और सांची का स्तूप रायसेन में देखने को मिलेगा, है ना। भरूप स्तूप की खोज किसने करी? तो इसकी खोज हुई थी भैया 1873 में जॉर्ज कनिंघम के द्वारा इसकी खोज की। किसने करी थी? जॉर्ज कनिंघम ने इसकी खोज करी थी। किसकी? भरूच स्तूप की खोज जॉर्ज कनिंघम के द्वारा आपकी देखने को मिलेगी। क्लियर है? 1873 में। इस स्तूप के निर्माण की अगर बात करें तो इस स्तूप का निर्माण भी हुआ था किसमें? अशोक के समय या मौर्य काल में निर्माण हुआ है। पर इस स्तूप के चारों ओर वेदिका और तोरण द्वारों का निर्माण हुआ आपका शुंग काल में देखने को मिलता है। और कब? 1873 में। और बाकी इंफॉर्मेशन आप पीडीएफ से एक बार पढ़ लेना और कल वाली क्लास आप देख सकते हो, जिससे आपको जो है पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। ऐसे टाइप से अपन किसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे? अपनों ने जो है लगभग पाषाण काल, ये डिवाइडेशन भी आप देख लो, 40,000 से 10,000 वगैरह है ना, या आदमगढ़। कुछ ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों के बारे में भी डिस्कस कर लिया था, हूण चंदेल। सिक्कों के बारे में भी हो गया अपना, स्तूप तोरण द्वार भी हो गए। आज से अपन डिस्कस करने वाले किसके ऊपर? वैदिक साहित्य के ऊपर। आज अपना लेक्चर रहेगा पूरा वैदिक साहित्य के ऊपर। पीडीएफ विजिबल है आपको? आशा करता हूं कि पीडीएफ आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर नजर आ रही होगी। ठीक है, आज से अपना डिस्कशन रहने वाला है किसके ऊपर? वैदिक साहित्य के ऊपर। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन बहुत सारी बातों के ऊपर डिस्कशन कर सके, जिनका ओवरव्यू मैंने थोड़ा बहुत आपको देने का अभी थोड़ी देर पहले प्रयास किया है। अब बात करते हैं वैदिक साहित्य की। तो अगर वैदिक साहित्य में आप देखोगे तो वैदिक साहित्य में जो है ऋग्वेद, 4 वैदिक साहित्य देखने को मिलते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वगैरह, है ना, यजुर्वेद। तो ऋग्वेद में आपको जो है क्या देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश का किसी प्रकार से वर्णन देखने को नहीं मिलेगा। बेसिकली आप जब ऋग्वेद वगैरह पढ़ोगे, जब ऋग्वेदिक इरा आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, तब देखते हो कि ऋग्वेदिक जो आर्य थे वो लगभग मध्य प्रदेश से परिचित नहीं थे। मुंजवत पर्वत हो गया, उसके बाद समुद्र से परिचित नहीं देखने को। मध्य प्रदेश का जो विंध्याचल वाला रीजन है, इससे थोड़े बहुत कभी आर्य आते जाते रहे होंगे, पर बेसिकली इसका वर्णन आपको देखने को नहीं मिलता है। पर एक नदी का वर्णन जरूर देखने को मिलता है। कौन सी? नर्मदा नदी। ये देखने को मिलते हैं रेवा के नाम से किए गए, जिससे पता चलता है कि थोड़े बहुत जो है ये अपने आप से परिचित रहे होंगे। ऋग्वेदिक काल में चेदियों का वर्णन जरूर देखने को मिलता है कि जो है आपका देखोगे बुंदेलखंड वाला रीजन। कौन सा? ये वाला जो रीजन, ये वाला। तो बुंदेलखंड वाले रीजन में जो कौन निवास करते थे? चेदी निवास करते थे। तो इनका जरूर वर्णन देखने को मिलता है ऋग्वेदिक काल में। तो पूछ लेगा आपसे ऋग्वेदिक काल में किसका वर्णन देखने को मिलता है? तो चेदियों का वर्णन देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ अनार्य प्रजातियों का उल्लेख भी देखने को मिलता है, जिन्हें किस नाम से? दस्यु के नाम से जाना गया। दस्यु कहा गया। क्या कहा गया? दस्यु कहा गया। क्लियर? लगभग आपको इतना ही जो है इसके अंतर्गत जो है बात करनी। इसके अलावा जो है निषाद जाति का उल्लेख देखने को मिलता है वैदिक साहित्य में। किसका? निषाद। ये दस्यु कहा गया ना, ये निषाद जाति को ही आप देखने को मिलेगा, इसी को कहा गया। तो अगर बात करें निषाद जाति की, तो निषाद जाति कहाँ निवास करती? तो आपसे पूछ लेगा ऋग्वेदिक काल में निम्नलिखित में से किस जाति का उल्लेख देखने को मिलता है? तो 2 लोगों का उल्लेख देखने को मिलेगा ऋग्वेदिक काल। 3 चीजों का आपको बेसिकली याद रखना है। एक तो आप याद रख लोगे, जैसे शुरुआत में पढ़ा अपनों ने नर्मदा नदी के बाद, नर्मदा नदी का उल्लेख रेवा के नाम से आप देखने को मिलेगा। किस नाम से? रेवा के नाम से देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देखोगे किसमें? निषाद जाति का उल्लेख देखने को मिलता है। किसका? निषाद जाति का। ठीक है, निषाद जाति जो आपकी सतपुड़ा और विंध्य क्षेत्र के आसपास निवास करने वाली जाति थी। कहाँ निवास करती? सतपुड़ा रीजन में और विंध्य रीजन में आपकी निवास करने वाली जाति हुआ करती थी ऋग्वेदिक काल। इसके अलावा आप देखोगे किसका वर्णन देखने को मिलता है? निषाद हो गया।
चेदी जनपद का देखने को मिलता है, चेदियों का वर्णन देखने को मिलता है। किसका? चेदियों का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? तो किसका? नर्मदा नदी, रेवा के नाम से निषाद का और चेदी जाति का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। ये सभी मोटा मोटी आप देख चुके होंगे, इनका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये 3 चीजें आपको ऋग्वेदिक ईरा में याद रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं रामायण काल की। तो रामायण काल में आपको पता होगा राम भगवान के ऊपर अपनी आधारित देखने को मिलती है। जैसे ही राम जी को वनवास हुआ तो राम जी मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से होकर गुजरे, इसलिए रामायण काल में कुछ क्षेत्रों का आपको वर्णन देखने को मिलेगा। जैसे आप देखोगे कि जो है जैसे ही राम जी गए तो आपको पता है कि मंदाकिनी नदी के आसपास वो चित्रकूट में जाकर थोड़े समय के लिए रहे थे। कहा? चित्रकूट में जाकर रहे थे, मध्य प्रदेश के चित्रकूट में। कैसे? जैसे ही वनवास आया उसके बाद जो है राम जी आते गए मध्य प्रदेश के चित्रकूट में आकर थोड़े समय तक रुके थे। यही आपको पता होगा कि ऋषि अत्रि और सती अनुसुईया वगैरह का आश्रम देखने को मिलता है। मंदाकिनी नदी में जो है राम भगवान ने स्नान करा था और कुछ समय के लिए यहाँ रुके थे। उसके बाद आप देखोगे रामायण के, अगर सीरियल देखा हो आपने, रामायण पढ़ी हो, तो जो है भरत आते हैं किसको? राम को मनाने। तो लगभग चित्रकूट में आप देखने को मिलेंगे जहां जो है भरत श्री राम को जो है वापस मनाने के लिए और वापस अयोध्या ले जाने के लिए आते हैं। ये अपनों ने, आप अगर रामायण देखोगे तो ये सारी चीजें देखोगे। ठीक है, तो राम भरत मिलाप भी कहाँ हुआ था? आपका चित्रकूट में हुआ। तो चित्रकूट का वर्णन बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा वर्णन देखने को मिलेगा आपको किसका? मंदाकिनी नदी का वर्णन देखने को मिलेगा। किसका? मंदाकिनी नदी का वर्णन देखने को मिलेगा। मंदाकिनी नदी जो अपनों ने चित्रकूट में ही बहती। इसके अलावा आपको सोन नदी, टोंस नदी आदि का वर्णन भी देखने को मिलेगा और चित्रकूट का भी वर्णन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जैसे राम जी गए यहाँ से, तो यहाँ से आपको पता होगा आगे अगर जो है इस चित्रकूट में पता चल गया कि चित्रकूट में राम भगवान निवास कर रहे, इसलिए यहाँ से छोड़कर वो आगे का दंडकारण्य वाले क्षेत्र में गए जो छत्तीसगढ़ वाले रीजन में पड़ता है। इसीलिए दंडकारण्य वाले क्षेत्र में कुछ घूम कर गए। तो घूम कर गए कौन से? सोन नदी, तमसा नदी पर होते हुए, विंध्य पर्वत से होते हुए दंडकारण्य का उल्लेख भी देखने को मिलता है। क्लियर? दर्शन में गए, ये सारी चीजें अपन देख चुके। इसके अलावा आप देखोगे कि जो दर्शनीय विदिशा वाला जो क्षेत्र है अपना, कौन सा? विदिशा वाला क्षेत्र, यहाँ पहले जंगल हुआ करते थे। तो आपको पता होगा जो दंडकारण्य वाला क्षेत्र है, यहाँ से क्या हुआ था? आगे चलकर पंचवटी गए। पंचवटी में आप देखोगे कि माँ सीता का हरण हो गया पंचवटी में। फिर आगे चलकर जो है राम जी किससे मिले? सुग्रीव से जाकर मिले। सुग्रीव ने फिर सीता माता की खोज के लिए वानरों को जो है अलग अलग दिशाओं में भेजा था, कुछ को पूर्वी दिशा में, कुछ को उत्तर दिशा में, कुछ को दक्षिणी दिशा में, कुछ को पश्चिमी दिशा में भेजा था। इसी टाइप से आप देखोगे तो कुछ वानरों को जो है सुग्रीव ने भेजा था। कौन से? आप देखोगे जो किस क्षेत्र में? दर्शान वाले क्षेत्र में भेजा था। ये बेसिकली विदिशा वाला रीजन देखने को मिलता है। तो सुग्रीव ने क्या? सीता की खोज में यहाँ कुछ वानरों को भेजा था। उत्तरकांड में ऐसा लगता है कि जो आप देखोगे रामायण काल में एक तो बालकांड अलग अलग कांडों में डिवाइड है। जैसे ही राम जी सीता को लेकर वापस, राम जी के कितने भाई थे? 4 थे, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत और श्री राम, 4 हो गए। शत्रुघ्न के पुत्र हुआ करते थे शत्रुधाती। कौन हुआ करते थे? शत्रुधाती। शत्रुधाती ने क्या करा? एक वैदेशिक राज्य की स्थापना करी। कौन सा? वैदिश राज्य की स्थापना करी जो विदिशा के आसपास हुआ करता था। कौन सा? मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखोगे ना, जो जंगल वाला रीजन था, यहाँ इस वाले रीजन में एक वैदिश राज्य की स्थापना करी। इसकी कैपिटल आप देखोगे तो कौन सी हुआ करती थी? विदिशा हुआ करती थी। तो वैदिश राज्य की स्थापना का अगर पूछ ले आपसे तो किसने? शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुधात्री ने इसकी स्थापना कर दी। शत्रुधात्री ने इसकी स्थापना देखने को मिलेगी। क्लियर? तो ये बेसिकली आप छोटा मोटी देखने को मिलेगा और कुछ इंफॉर्मेशन हो तो आप इसमें देख सकते हो। ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। अब महाभारत काल की अगर बात करें तो महाभारत काल में देखने को मिलेगा एक क्षेत्र निषाद भूपि। निषाद का उल्लेख देखा था ना अपनों ने, कहाँ पे? ऋग्वेदिक काल में भी देखा था अपनों ने। तो वही चीजें आप देखने को मिलेगी। क्लियर है? पीडीएफ विजिबल है? निषाद भूमि की अगर बात करें, है ना, कट तो नहीं रहा ना पीडीएफ? क्लियर है ना? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो निषाद भूमि की अगर बात करें तो नरवर क्षेत्र ग्वालियर और झांसी के बीच में एक देखने को मिलेगा नरवर। नरवर बेसिकली आपको देखने को मिलेगा शिवपुरी को नरवर बोला जाता है। कल वाले लेक्चर में अपनों ने डिस्कस करा ही था इसके बारे में। तो नरवर क्षेत्र की अगर बात करें तो ये देखने को मिलेगा ग्वालियर और झांसी के मध्य, ये शिवपुरी वाला रीजन में देखने को मिलेगा, निषाद भूमि कहा जाता है। क्लियर? उसके अलावा देखोगे चित्रकूट पर्वत में महाभारत में मंदाकिनी नदी का उल्लेख देखने को मिलता है। इसके बाद जो है
चेदी जो है केन नदी से संबंधित बताया गया है। चेदियों को एक कोलाहल पर्वत पर निवास करने वाली जनजाति थी, कोलाहल पर्वत पर, तो एक चेदी जनजाति से संबंधित हो गई। नर्मदा नदी का संबंध किससे बनाया गया? जो है मेकल जो पर्वत है ना अपना, मेकल श्रेणी, वहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो इसी मेकल पर्वत को जो है इसके नाम से, ऋषि पर्वत के नाम से इन्होंने, ऋषि पर्वत या ऋषि पर्वत के नाम से जो है संबोधित किया है। क्लियर? इसी टाइप से भीष्म पर्वत, एक वेडिया नदी का देखो अपनों ने जब नदियां पढ़ी थी तब उनके कुछ नाम देखे थे ना, कि जैसे सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है, तमसा नदी, टोन्स को तमसा के नाम से जाना जाता है। बेनगंगा नदी का नाम पढ़ा था अपनों ने, उसमें वेणिया के नाम से जाना जाता है। तो उसी का वर्णन देखने को मिलता है महाभारत काल में। वेणिया को किस नाम से जाना जाता है? बेनगंगा नदी के नाम से जाना जाता है। पाटलवती को चंबल की एक शाखा बताया गया है। इस टाइप से आप देख सकते हो। शुक्तिमती का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इसके अलावा जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था, किसके मध्य हुआ था महाभारत का युद्ध? महाभारत का युद्ध दो पक्षों के मध्य देखने को मिलता है। एक देखने को मिलता है पांडवों के पक्ष, एक हुआ करते थे अपने पांडव, और एक हुआ करते थे कौन? कौरव। तो इनका जो है युद्ध हुआ, बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ करता था। तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो बहुत सारे शासकों ने इसमें भाग लिया था। तो मध्य प्रदेश से संबंधित भी कुछ शासक जो है इसके अंतर्गत भाग लेने गए थे आपकी। तो उनके ऊपर डिस्कस कर लेते कौन कौन से शासक ने किस किस का साथ दिया। अब बात करते किसके बारे में? कौरवों के बारे में। तो कौरवों में किस किस ने साथ दिया था? तो सबसे पहले महिष्मति के नीलों ने साथ दिया था। नीलों ने साथ दिया था, महिष्मति में निवास करने वाली जाति थी। उसके बाद निषाद जाति ने इसका साथ दिया था। किसने? नील हो गया, निषाद हो गया, अनुविद हो गया आपका, अनुविंद हो गया, विंद हो गया आपका, और कौन सा? शल्व जो हो गए। इन्होंने किसका भाग लिया था? इन्होंने दिया कौरवों की ओर से भाग लिया था। नील, विंद, निषाद, शल्व और अनुविद ने भाग लिया था। इसी टाइप से पांडवों की ओर से भी कुछ लोगों ने भाग लिया था। जैसे आप पढ़ोगे चेदियों ने पांडवों की ओर से भाग लिया था। दर्शान हो गए जो है। उसके बाद देखो चेदियों ने भाग लिया था, उसके बाद दर्शान के शासकों ने भाग लिया था, अवंती के शासकों ने किसकी ओर से भाग लिया था? तो आप देखोगे आगे चलकर पांडवों की ओर से इन्होंने आपका भाग देखने को मिलता है कि इन्होंने भाग लिया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं पर थोड़ा बहुत मोटा मोटी आप देख लेना इसके बारे में। ठीक है, ये अपन और अच्छे तरीके से इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कालिदास महोदय के बारे में। अब कुछ किताबों के बारे में, अब जैसे ऋग्वेदिक ईरा, महाभारत काल वगैरह सभी के बारे में, पुराण काल वगैरह में डिस्कस कर चुके हैं। तो कुछ जो है अपन मोटा मोटी बुक्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं जहां से आपके प्रश्न आने की संभावना बनती है ना। तो सबसे पहले देखते अपन किसको? वात्सायन को। किस पे? वात्सायन। इन्होंने आगे चलकर वात्सायन साहब ने किसकी रचना करी? इन्होंने रचना करी आपकी कामसूत्र की। किसकी रचना करी? कामसूत्र। प्रश्न पूछा जा सकता है कि वात्सायन ने किसकी रचना करी या कामसूत्र की रचना किसने करी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कामसूत्र की रचना पूछ ले तो वात्सायन, और वात्सायन का नाम पूछ के इनकी रचना पूछ ले तो आपका आ जाएगा कामसूत्र। ठीक है, तो इन्होंने जो है कामसूत्र में किसका? मालवा का वर्णन और अवंती को अलग अलग प्रदेश आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य। इसी टाइप से अगर बात करें शूद्रक, तो शूद्रक ने एक रचना करी थी जिसका नाम था आपका कौन सा? मृच्छकटिकम। क्या था? मृच्छकटिकम। शूद्रक की रचना कौन सी है? तो मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम देखने को मिलती। कौन सी देखने को मिलती? मृच्छकटिकम, जिसका मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी। क्या होता है? मिट्टी की गाड़ी। ये देखने को मिलता है। अवंती के प्राचीन इतिहास और संस्कृति का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है ना। बेसिकली ये याद रख लेना आप, शूद्रक, मृच्छकटिकम। बाकी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो। बस ये याद कर लेना कि इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है ऑर्थर राइडर ने करा था। किसने करा था? ऑर्थर राइडर ने इसका अंग्रेजी अनुवाद करा था। और मृच्छकटिकम का हिंदी नाम होता है मिट्टी का खिलौना। मिट्टी का खिलौना। क्लियर है? तो ये दो चार इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा काम की लगती है। मृच्छकटिकम की रचना किसने करी? शूद्रक ने। और वात्सायन की रचना किसने करी? वात्सायन ने किसकी रचना करी? तो आपका आंसर क्या हो जाए? वात्सायन साहब ने रचना करी कामसूत्र की। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो पाणिनि की बात करते तो पाणिनि ने रचना करी आपकी किसकी? अष्टाध्यायी की। किसकी रचना करी? अष्टाध्यायी की रचना किसने करी? पाणिनि महोदय ने अष्टाध्यायी की रचना करी।
क्लियर है ना। तो पाणिनि की अगर बात करें तो पाणिनि ने किसकी रचना करी, अष्टाध्यायी की रचना देखने को मिलती है। अष्टाध्याय ये बुक आपसे पूछी जाती है एग्जाम पे। जो ये किताबें अपन डिस्कस कर रहे हैं ना, ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर अगर उठा के देखोगे एमपीपीएससी के, तो आप देखोगे कि लगभग लगभग आपको हर साल एक या दो किताबें तो देखने को मिलती है और मिलती है। अब चाहे वो मिडाइवल हिस्ट्री से पूछ ले, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री से पूछ लेगा, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को मिलता है। मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा था, उस पीडीएफ में आपने देखा होगा कि बहुत सारी किताबों के बारे में मैंने बताया गया था उसमें कि ये किताबें याद कर लेना। उस पीडीएफ में बहुत सारी चीजें मैंने प्रोवाइड करवाई थी आपको। उसके अंतर्गत बहुत सारी किताबें भी देखी थी अपनों ने। उसके अंदर बहुत सारे जो है अध्यक्षों के बारे में, जो उनके प्रशासन से संबंधित जो अधिकारी थे विभिन्न राजवंशों के, तो उनसे संबंधित अधिकारियों के बारे में भी लिखा हुआ था। जैसे गुप्त वंश से संबंधित अधिकारी लिखे हुए थे, मौर्य काल से तीर्थों के बारे में चर्चा की गई थी, उसमें अध्यक्षों के बारे में बताया गया था। इसी टाइप से आप देखोगे कि मेडाइवल हिस्ट्री में कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में वहां डिस्कस किया था, जहाँ पे प्रश्न आने की संभावना सब कुछ उस पीडीएफ में दिया है। उसके अलावा जो है कुछ बुक्स के बारे में डिस्कस करा था। इसी मॉडर्न हिस्ट्री में धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में डिस्कस करा अपनों ने कि कहाँ से कैसे क्या होने वाली, ये सभी उसमें थोड़ा बहुत डिस्कशन करके अपनों ने पीडीएफ को समझा भी था कि कैसे याद करना रहेगा। और आप आशा करता हूँ कि आप जो चीजें वो याद भी कर रहे होंगे, तो अच्छी तैयारी आपकी चल रही होगी। उस पीडीएफ को अगर आपने ईमानदारी से याद कर लिया तो मान के चलिए आपकी एग्जाम में उसी 25-26 पेज की पीडीएफ है, वहां आप आराम से याद कर सकते हैं। उस 25-26 पेज की पीडीएफ में से आप देखने को मिलेगी एग्जाम में आपको 4 से 5 प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। और इसका मैं खुद साक्षी हूँ। 2020, 2021 और 2022 के पेपर उठा के देख लेना, उस पीडीएफ से कंपेयर करके देख लेना। आपको 4 से 5 प्रश्न नहीं मिले तो फिर बोलना आप, अगर नहीं मिले तो आप उस पीडीएफ को पढ़ना ही मत, और अगर मिल जाए तो दुगनी स्पीड से दुगने जोश के साथ उस पीडीएफ को पढ़ना। ठीक है, विश्वास रखो, आपसे यहाँ कोई गलत इंफॉर्मेशन मैं नहीं दूंगा। मैं भी आशा करता हूँ कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में या जितने जल्दी हो सके प्री क्वालिफाई हो जाए, ताकि मेंस की प्रिपरेशन आप अच्छे तरीके से और कर पाओ। अब प्री के लिए क्या है, समय कम बचा है अपने पास, और समय कम बचा है तो आपको जो है एकदम ईमानदारी से और कैसे एकदम टू द पॉइंट तैयारी करनी पड़ेगी। कैसे टू द पॉइंट तैयारी करनी पड़ेगी। फालतू की इंफॉर्मेशन याद करने से आपको बचना पड़ेगा, और जो एग्जाम के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काम की है वो सारी चीजें आपको याद करना ही पड़ेगी। तभी आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, तभी आपके प्रश्न बन पाएंगे, तभी आपकी चीजें जो है व्यवस्थित रूप से चल पाएगी। क्लियर। तो इस टाइप से आपको याद रखनी पड़ेगी सारी चीजें, और याद क्या रखना, वही जो आपको मैं बोल रहा हूँ चीजें याद करते जाओ। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो यहाँ से दे ही रहा हूँ वो पीडीएफ आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको जो एक्स्ट्रा दे रहे हो पढ़ रहा हूँ, और जहाँ समस्या है वहाँ पूछो सर से क्या दिक्कत है। पैसे दे रहे हैं अपन, फ्री में थोड़ी पढ़ रहे हैं, पैसे दे रहे हैं तो सर से पूछो ना कि सर यहाँ दिक्कत आ रही, कैसे याद करें इसको, कैसे समस्या आ रही, कैसे इसको सोल्व करा जाए। तो ये सारी चीजें आपको जो है क्लियर करके चलनी पड़ेगी। क्लियर। तो अपन किसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, कुछ किताबों के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। अब बात करते कौटिल्य के बारे में। पाणिनि की हो गई ना आपकी अष्टाध्यायी, इसमें जो है चंबल नदी का उल्लेख देखने को मिलता है, और यही देख लेना आप, चंबल नदी का उल्लेख देखने को मिलता है। अवंती, मालवा, छेदी वगैरह का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे वर्णन देखने को मिलता है। कौटिल्य की जो है बुक देखने को मिलेगी आपको, अर्थशास्त्र। कौन सी देखने को मिलेगी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र सब्जेक्ट, ऐसा अर्थशास्त्र नाम पढ़ने से देखने पर ऐसा लगता है कि सर ये अर्थशास्त्र लिखा हुआ है तो इकोनॉमिक्स से संबंधित किताब होगी, पर ये इकोनॉमिक्स से संबंधित किताब नहीं होकर किससे संबंधित है, राजनीति विज्ञान से संबंधित किताब देखने को मिलती है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। ये तो बहुत ही हलवा प्रश्न होगा वैसे तो, पर अपने आयु ही कुछ भी कर सकता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि अगर बात करें अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होना चाहिए किससे संबंधित पुस्तक है, तो आपका आंसर होना चाहिए राजनीति शास्त्र से संबंधित पुस्तक आपको देखने को मिलेगी। इसी टाइप से बस मेरे को 2 मिनट देना, 2 मिनट के बाद अपन क्लास कंटिन्यू करते हैं। बस 2 मिनट के लिए रुकना, ठीक है। आप भी इतनी देर पानी वानी पी लीजिए, अपन 2 मिनट के बाद मिलते हैं। बस 2 मिनट देना।
ठीक है, तो बस करते हैं अपन स्टार्ट। 2 मिनट भी नहीं हुए भाई, ठीक, पानी वानी पी लिया होगा, अपन आगे बढ़ते। तो अपन किताबों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अब बात करते किसके बारे में, पतंजलि साहब के बारे में। तो पतंजलि का आप देखोगे कि पतंजलि ने रचना करी किसकी, आपकी पतंजलि ने रचना करी महाभाष्य की। किसकी रचना करी पतंजलि ने? पतंजलि ने रचना करी आपकी किसकी, महाभाष्य की रचना करी, जिसमें महाभाष्य में भी मध्य प्रदेश के संबंध में आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। पतंजलि के जन्म स्थान को लेकर बहुत सारा विवाद भी है, पर माना जाता है कि मालवा के कोणार्क नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ, जो बेसिकली आपका उज्जैनी और विदिशा के मध्य पड़ता था। ठीक है, इनकी रचना महाभाष्य याद कर लेना बस, जिसमें मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात की गई। एक लाइन जरूर याद कर लेना, ये आपसे पीएससी का ट्रेंड हो गया है कि सेंटेंस फॉर्मेटिंग में आपसे प्रश्न पूछ रहा है, एक सेंटेंस दे देगा, आपसे पूछ लेगा ये कथन किसने कहा, किससे संबंधित है, किस बुक में दिया गया, इस टाइप के प्रश्न भी आपसे आ सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि इसमें पतंजलि की जो महाभाष्य है, इसमें कि जो आपका उज्जैनी है, आगे चलकर अपन एक जो है 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। 16 महाजनपद में से मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद आपको देखने को मिलेगा। एक देखने को मिलेगा आपको कौन सा, चेदी महाजनपद, और एक आपको देखने को मिलेगा कौन सा, अवंती महाजनपद। ठीक है, अवंती महाजनपद की आप 2 राजधानियां देखोगे। कितनी राजधानियां? 2 राजधानियां देखोगे। एक आपको देखने को मिलेगा अवंती, और उत्तरी राजधानी अवंती हो जाएगी, और दक्षिणी राजधानी आपको महिष्मती देखने को मिलेगी। महिष्मती माने महेश्वर वाला जो रीजन है, और अवंती माने उज्जैन वाला रीजन। तो ये 2 आपको कैपिटल्स इसकी अवंती महाजनपद की देखने को मिली। तो पतंजलि का महाभाष्य में कहा गया है कि जो उज्जैनी का जो अवंती महाजनपद था, उसकी जो 2 कैपिटल्स थी, कौन सी, महेश्वर या महिष्मती, और एक उज्जैनी थी। इनकी दोनों के बीच की जो दूरी थी इतनी थी कि अगर स्पीड से चले अपन, स्पीड से अगर चले तो क्या करेंगे, सूर्यास्त से पहले, अगर सूर्योदय से चले तो सूर्यास्त से पहले पहले यहाँ पर अपन आ सकते। ठीक, अब पहले क्या एरोप्लेन बसें वगैरह तो नहीं होती थी, घोड़े से आते थे, पैदल पैदल आते होंगे। तो उस टाइप से इन्होंने कहा गया कि महिष्मती और उज्जैनी के बीच की दूरी का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि यहाँ के अगर बात करें विशेष प्रयास से, स्पीड से अगर अपन चले तो क्या सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच इस दूरी को क्या किया जा सकता है, तय किया जा सकता है। क्लियर? प्रश्न पूछ लिया आपसे कि निम्नलिखित में से किस बुक में कहा गया है कि जो है उज्जैनी और महिष्मती के बीच की जो दूरी है सूर्यास्त तक देखने को मिलेगी, या सूर्यास्त मतलब जो सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य तय की जा सकती, किस बुक में देखने को मिलेगी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पतंजलि के महाभाष्य में आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? इस टाइप के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं भरत की। तो भरत ने रचना करी किसकी, नाट्य शास्त्र की। किसकी रचना करी, नाट्य शास्त्र की रचना करी। इसमें भी अवंती और मालवा के स्वतंत्र राज्य का वर्णन किया गया। अवंती का वर्णन आपको बहुत जगह मिलेगा, तो अवंती का वर्णन इसी में भी दिया गया, किसमें, जो भरत का जो नाट्य शास्त्र है ना, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते, इसी टाइप से भवभूति का याद कर लेना। अमर का अमरकोश याद कर सकते हो, जिसे भौगोलिक ग्रंथों या अमरकोश बेसिकली शब्दकोश से संबंधित हुआ करता था। देख लेना, अमर का अमरकोश याद रह जाएगा, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं, ये जरूर याद कर लेना भवभूति। आगे जब मध्य प्रदेश के साहित्यकार पढ़ेंगे अपन, तब इनके बारे में भी और डिस्कशन करने को आपको मिलेगा। तो भवभूति की रचना कौन सी आ जाएगी, मालती माधव रचना देखने को मिलेगी। कौन सी, मालती माधव। इन्होंने इसमें किसका वर्णन किया, ग्वालियर क्षेत्र का वर्णन किया, जो सिंधु नदी से कितना 60 किलोमीटर दूर था, और ग्वालियर क्षेत्र का वर्णन इन्होंने पद्मावती के रूप में किया है। किसके रूप में, आप देखोगे पद्मावती के रूप में वर्णन देखने को मिलेगा, किसका, ग्वालियर का, पद्म पवैया के नाम से आपको देखने को मिलेगा। ये किसमें, पार्वती, लवना, ये सब देखने को मिलेगा। ये देख लेना, मालती माधव में ग्वालियर का वर्णन देखने को मिलता है, और किस नदी के किनारे देखने को मिलता है, तो सिंधु नदी के किनारे देखने को मिलता है। जो अपनी सिंधु या सिंध नदी, बेसिकली याद रखना आप, सिंध नदी के किनारे, सिंध नदी से 60 किलोमीटर दूर था, और पद्म पवैया के नाम से इसका वर्णन देखने को मिलता है। किसके नाम से, पद्म पवैया के नाम से देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देखोगे भीमट थे, तो भीमट ने नाट्य दर्पण की रचना करी। राजशेखर की बात करते हैं सबसे पहले, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाएंगे, और इनसे मुझे लगता है कि प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है इनकी रचनाओं से संबंधित। जब इतिहासकार पढ़ेंगे तो और इनके ऊपर डिस्कस करेंगे।
बेसिकली आप राजशेखर के बारे में देखोगे तो राजशेखर ने अपने जीवन का कुछ समय, जो प्रारंभिक समय था इनका, तो प्रारंभिक समय इन्होंने बिताया अपना कन्नौज में। कहाँ बिताया? कन्नौज में बिताया। आगे चलकर जो है ये अपने कौन, राजशेखर साहब, कन्नौज का जैसे ही पतन हुआ तो आगे चलकर आ गए कहाँ? त्रिपुरी में। त्रिपुरी में जो है कलचुरी वंश का शासन हुआ करता था, यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे उस टाइम पे जो है शासक हुआ करते थे आपके कौन थे? युवराज देव राय प्रथम। कौन हुआ करते थे? युवराज देव राय प्रथम हुआ करते थे। आगे चलकर कलचुरी वंश पढ़ेंगे तो युवराज देव राय प्रथम के बारे में भी अपन जो है अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। राजशेखर की बात करें तो कन्नौज में हुआ करते थे। कन्नौज में इन्होंने 3 रचनाओं की रचना करी। कन्नौज में किसकी रचना? 3 रचनाएं करी। एक आप देखने को मिलेगा कौन सा? बाल रामायण की रचना करी, बाल भारत की रचना करी, इसके अलावा कर्पूर मंजरी की रचना करी। कितनी बुक हुई? 3 हो गई ना अपनी। 3 कौन कौन सी? ये कन्नौज में करी इन्होंने। किसकी? बाल रामायण की, बाल रामायण की रचना करी। ठीक, उसके बाद बाल महाभारत की रचना करी। और आप देखोगे कि इसकी कर्पूर मंजरी की रचना देखने को मिलेगा। कर्पूर मंजरी तो कौन सी? बाल रामायण, बाल महाभारत और कर्पूर मंजरी की रचना आपको देखने को मिलेगी। यह कहाँ करी इन्होंने? कन्नौज में करी। और किसने करी ये मत भूल जाना, किसने करी? राजशेखर ने करी। इनकी बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद कहाँ है? मध्य प्रदेश में आ गए। प्रतिहारों का क्या हो गया? पतन हो गया। अवनति माने पतन हो गया। उसके बाद ये कहाँ गए? त्रिपुरी आ गए। त्रिपुरी में किसमें? युवराज देवराय प्रथम जो थे उनके कालक्रम में आए। उन्होंने राजकवि का पद दिया इनको। यहाँ पे आके इन्होंने 2 बुकों की रचना करी। एक होगा आपका कौन सा? विद शाल भंजी का और काव्य मीमांसा की रचना करी। कहाँ पे? त्रिपुरी पे। कितने बुक की रचना करी? तो आप क्या बोल दोगे सर? 2 किताबों की रचना करी। कौन कौन से? एक आप देखोगे कौन से? एक देख लोगे विद शाल भंजी का। कौन सी? विद शाल भंजिका देखने को मिलती। कौन सी? विद्यशाल भंजिका की रचना करी। इसके अलावा एक और किसकी रचना करी? काव्य मीमांसा की रचना, काव्य मीमांसा की रचना करी। क्लियर? कितनी बुक्स हो जाएगी आपकी? 2 हो जाएगी, काव्य मीमांसा और एक विद्यशाल भंजिका देखने को मिलती। ये तो आपको बेसिकली कितनी किताबें याद रखनी? 5 याद रखनी। बाल रामायण की रचना किसने करी? कोई पूछ ले तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राजशेखर ने करी। बाल महाभारत की रचना किसने करी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राजशेखर ने करी। कर्पूर मंजरी की रचना किसने करी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राजशेखर ने करी। अगर बात करें विद्यशाल भंजिका की रचना किसने करी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राजशेखर ने करी। और काव्य मीमांसा की रचना किसने करी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राजशेखर ने करी। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको पढ़ते हुए चलना है। बेसिकली 2 किताबें तो आप याद रख ही लेना। कर्पूर मंजरी भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, और काव्य मीमांसा भी पूछा जाता है कि पूछ लेगा कर्पूर मंजरी की रचना किसने करी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राजशेखर हो जाएगा। काव्य मीमांसा की रचना किसने करी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राजशेखर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको राजशेखर के बारे में याद करनी है। इसी टाइप से आप याद करते चलोगे तो आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। अब बात करते हैं कुछ, जैसे काव्य मीमांसा ग्रंथ की अगर बात करोगे तो काव्य मीमांसा में कुछ नदियों का वर्णन देखने को मिलता है। किसका? कुछ नदियों का वर्णन देखने को मिलता है। देखो, सबसे पहले देखोगे आप किसका? नर्मदा नदी का वर्णन देखने को मिलता है। किसका वर्णन? नर्मदा नदी का वर्णन देखने को मिलता है। किस नाम से आप देखोगे तो मेकल सुता के नाम से नर्मदा नदी का वर्णन देखने को मिलता है। नर्मदा नदी के अभी तक 2 नाम पढ़ चुके। एक पढ़ चुके रेवा, जो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। एक नर्मदा नदी का मेकल सुता के नाम से किसमें वर्णन देखने को मिलता है? तो काव्य मीमांसा में आपका वर्णन देखने को मिलता है। दूसरे की बात करें तो शिप्रा नदी का वर्णन देखने को मिलता है। शोण नदी का, या शोण नदी किसको बोला जाता है? सोन नदी को बोला जाता है। पयोशरणी नदी का, तापी नदी का वर्णन देखने को मिलता है। अवंती का वर्णन देखने को मिलता है। मंदसौर या दशपुर का वर्णन देखने को मिलता है। दाशरेक, मालवा को दाशरेक नाम से यहाँ संबोधित किया गया है। इसी टाइप से देवास का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, तो किस किस का वर्णन देखने को मिलता है? नर्मदा नदी का, शिप्रा नदी का, पयोशरणी नदी का, तापी नदी का आपको वर्णन देखने को मिलता है। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको याद करते हुए चलनी है। अब बात करते हैं किसके बारे में? राजा भोज के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? राजा भोज के बारे में। तो भोज ने किसकी स्थापना करी? भोज ने स्थापना करी आपकी किसकी? धार की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी? भोज ने। आप देखो कि भोज ने स्थापना करी सर धारा नगरी की स्थापना करी। धारा नगरी माने आपको याद रखना है, धार की स्थापना राजा भोज ने करी। राजा भोज एक महान पराक्रमी शासक थे जो
परमार वंश के शासक आपको देखने को मिलेंगे। पराक्रमी होने के साथ साथ क्या थे? पराक्रमी होने के साथ साथ ये विद्वान शासक भी थे। ऐसा बोला जाता है कि इनके जो दरबार में लगभग 500 से ज्यादा विद्वान रहा करते थे। बोला जाता है बेसिकली एक विद्वान रन भी थे तो रखे भी होंगे। देखना कभी भी जीवन, एक शिक्षित आदमी हमेशा क्या करेगा? शिक्षा की कद्र करेगा। क्या करेगा? शिक्षा की कद्र करेगा। और ये खुद इतने पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, तो इन्होंने क्या करा? विद्वानों को क्या दिया? प्रोत्साहन दिया, ताकि क्या कर सके? वो ज्यादा से ज्यादा रचनाएं कर सके, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को लोग अपने नॉलेज को एक्सप्रेस कर सके, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कर सके। बेसिकली रिसर्च को इन्होंने क्या दिया? प्रोत्साहन दिया। ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक तौर पे अपन क्या हो सके? उत्कृष्ट हो सके। साहित्यिक तौर पे क्या हो सके? उत्कृष्ट हो सके। इसीलिए इन्होंने क्या करा? राजा भोज ने जो है विद्वानों को संरक्षण। अब ये विद्वानों को संरक्षण तो दिया ही दिया, खुद भी बहुत बड़े विद्वान हुआ करते। इन्होंने खुद ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, कितने? बहुत सारे। जब राजा भोज पढ़ेंगे तो राजा भोज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से अपन लोग डिस्कस करने वाले। परमार वंश में आपकी राजा भोज आएगी। धारा नगरी एक शिक्षा का प्रख्यात केंद्र बनाया। इसने किसको? धार को बनाया। इन्होंने बहुत सारी किताबों की रचना भी करी। इन्होंने एक भोजशाला बनवाई थी। कहाँ पे? सरस्वती का मंदिर धार में ही देखने को मिलेगा। इनके दरबार में कवि हुआ करते थे। कौन? प्रबंध चिंतामणि के लेखक हुआ करते थे, प्रख्यात कवि हुआ करते थे। और प्रबंध चिंतामणि में एक प्रख्यात कवि थे जिन्होंने किसकी रचना करी? प्रबंध चिंतामणि की रचना करी। ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तिलक मंजरी की रचना भी इन्हीं के काल में हुई थी। इसके बाद आगे चलते जाओगे तो चिंतामणि सारणी की रचना भी इन्हीं के कालक्रम में हुई। ये देखते जाओगे तो इन्होंने, इनकी जो विद्वान थे उन्होंने जो है काफी किताबों की रचना करी। एक इनके पिताजी थे सिंधुराज, उनके कालक्रम में एक नव शंख चरित्र की रचना हुई थी, जिससे भी इस परमार वंश के बारे में बहुत कुछ जानकारी देखने को मिलती है ना। इसी टाइप से इन्हीं के काल में एक विद्वान हुआ करते थे। कौन से? धनपाल। कौन थे? धनपाल नाम के एक मंत्री या विद्वान हुआ करते थे जो इनके दरबार में रहा करते थे। इन्हीं धनपाल महोदय ने आगे चलकर क्या करा? जैन धर्म की ग्रहण कर लिया। कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया? आपका जैन धर्म ग्रहण कर लिया। ये प्रश्न 2020 की आपकी प्रीलिम्स में पूछा गया था कि राजा भोज के दरबार में ऐसे कौन से मंत्री हुआ करते थे जिन्होंने आगे चलकर जैन धर्म ग्रहण कर लिया। कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया? जैन धर्म ग्रहण कर लिया। तो कौन व्यक्ति थे? धनपाल हुआ करते थे जिन्होंने आगे चलकर कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म इन्होंने ग्रहण कर लिया आगे चलकर धनपाल ने। ठीक है। तो ये अपन देख चुके कि जैन धर्म इन्होंने ग्रहण कर लिया था धनपाल ने। ये पूछा गया प्रश्न है ना, तो आंसर क्या था उसका? धनपाल देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कुछ विदेशी, इसकी बात कर, ये इंडिया वाले सारे आपके जो है राइटर्स वगैरह हो गए। अब बात करते हैं आगे किसके? विदेशी इतिहासकारों, विदेशी व्यक्तियों की बात कर लेते हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में कौन कौन सी देखने को मिलती। सबसे पहले बात करते हैं मौर्य काल की। मौर्य काल से उठाया आपको। मौर्य काल में आते हैं एक अपने व्यक्ति मेगास्थनीज। कौन आते हैं? मेगास्थनीज सावत, जो बेसिकली सिकंदर ने इनको भेजा था। सिकंदर का जो सेनापति हुआ करता, सिकंदर तो मृत्यु हो गई। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर ने जो है मौर्य वंश के जो पहले शासक थे अपने, कौन से? चंद्रगुप्त प्रथम। उनके मध्य क्या हुआ था? युद्ध हुआ था बेसिकली। उसमें बोला जाता है कि जो है बहुत ही विनाशक युद्ध था, दोनों पक्ष बराबर रहे थे। बाद में संधि के तहत क्या हो गया था? जो है संधि के तहत जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है बहुत सारे जो प्रांत दिए। उसके बाद उसकी पुत्री हेलेना का विवाह करके भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह कर दिया गया था। हेलेना, कॉर्नेलिना, बहुत सारे नाम देखने को मिलते हैं। काबुल, कंधार, मकरान और हीरात उनको दहेज में दे दिया। इस टाइप से देखोगे, है ना। तो इन्होंने क्या करा? जो सेल्यूकस निकेटर थे उन्होंने अपना एक राजदूत बनाकर कहा भेजा? मौर्य दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य थे उस टाइम। तो मेगास्थनीज बेसिकली यहाँ पे आए। कहाँ पे आए? मेगास्थनीज। और इन्होंने जो भी चीजें देखी यहाँ पे, जो भी चीजें देखी, ऑब्जर्व करी, इन्होंने जाके उसकी एक किताब फॉर्म में उसको लिख दिया। क्या क्या चीजें जो इन्होंने यहाँ के अनुभव किया वो सभी क्या करा? इन्होंने किताब फॉर्म में लिख दिया। उस किताब का नाम आपको देखने को मिलेगा क्या? इंडिका देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इंडिका किसकी रचना हो जाएगी? तो आपका आंसर क्या होगा?
आप बोल दोगे सर इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना आपको देखने को मिलेगी, किसकी? इंडिका देखने को मिलेगी मेगास्थनीज की रचना। मेगास्थनीज कौन था ये क्लियर है? जो है मौर्य दरबार में आया एक राजदूत हुआ करता था, इन्होंने बात करी। इन्होंने अपने मेगास्थनीज ने जो मौर्य प्रशासन के बारे में भी बहुत कुछ लिखा कि किस टाइप से नगर प्रशासन हुआ करता था। मौर्यकालीन जो ऐतिहासिक स्रोत अगर देखोगे तो उसमें मौर्य काल के प्रशासन वगैरह की जानकारी के लिए ये बुक काफी इंपॉर्टेंट साबित होती है। कैसे उनका नगर प्रशासन चलता था इसका वर्णन इन्होंने काफी अच्छे तरीके से किया है। मौर्यकालीन समाज का वर्णन इन्होंने अपने आंखों देखा हाल बताया है। तो ये सभी अपन जब मौर्य काल वगैरह आप सर पढ़ाएंगे तब आप और अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। अगर बात करें मेगास्थनीज की इंडिका की, तो मेगास्थनीज की इंडिका में आपको जो है दो नदियों का मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में वर्णन देखने को मिलता है। एक देखने को मिलता है प्रियनाश का और एक देखने को मिलेगा केनास का। एक प्रीनास का और एक देखने को मिलेगा केनास का वर्णन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगर प्रीनास की अगर बात करें, किसकी बात करें? प्रीनास की। तो प्रीनास का जो है पहचान जो है तमसा नदी के रूप में की गई। किसके रूप में? प्रियनास की पहचान आपको देखोगे तमसा नदी के रूप में की गई और केनास की जो है पहचान केन नदी के रूप में की गई। दोनों नदी आगे चलकर किसमें? गंगा नदी में जाकर मिल रही थी। और जो मौर्यन डायनेस्टी आप देखोगे पूरी कहाँ? पटना के आसपास देखने को मिलेगी। मगध साम्राज्य तो वहीं थी और उसी के आसपास ये नदियां आकर मिल रही थी। इसीलिए आप देखोगे कि प्रियनास और केनास का वर्णन आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा, है ना। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर रखा करो जिससे आपको जो है चीजें रटनी नहीं पड़े। एक अज्ञात लेखक थे, पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी के लेखक हुआ करते। अब इसके राइटर अभी तक मिले नहीं है इतिहासकारों को, तो हम भी इसके राइटर के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। तो कौन सा? बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जो पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी के जो लेखक हुआ करते थे वो हुआ करते थे कोई व्यापारी हुआ करता था। तो व्यापारी हुआ करता था तो उसको क्या कैसे मतलब होगा? व्यापार से ही मतलब होगा। बेसिकली व्यापारी व्यक्ति तो व्यापार से ही मतलब होगा। तो इन्होंने बताया उज्जैन के बारे में वर्णन किया गया किसमें? पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी वाली बुक में। किसके बारे में? उज्जैन के बारे में वर्णन किया गया उज्जैन के नाम से। किसके नाम से? उज्जैन का वर्णन उज्जैन के नाम से किया गया। और उन्होंने बताया उज्जैन एक प्रमुख क्या हुआ करता था? व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। कैसा हुआ करता था? व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। कौन सी बुक पे उज्जैनी को उज्जैन के नाम से संबोधित किया गया और प्रमुख व्यापारिक केंद्र बताया गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी आपका आंसर देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। इसी टाइप से टालमी का भूगोल देखने को मिलेगा। टालमी का भूगोल, है ना, भूगोल। टालमी का भूगोल, ये प्रश्न आपसे टालमी का भूगोल तो नहीं पूछा जाएगा, पर यह जरूर पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो क्षेत्र है उनका टालमी ने किन किन नामों से वर्णन किया है। तो आप देखो, अगर बात करेंगे अपन उज्जैनी की, तो उज्जैनी को उज्जैन के नाम से इन्होंने वर्णन किया, जो किसकी? शकों की राजधानी हुआ करती। आगे पढ़ेंगे शक वगैरह। तो दोसारोन का वर्णन दर्शान के रूप में, दर्शन ये जो धसान नदी था ना अपना, उसका वर्णन अपने दोसारोन के रूप में किया। नर्मदा को नामोदास बताया, ननगोना ताप्ती नदी को बताया और सोवा किसको बताया? सोन नदी को बताया। ओइंडान बताया विंध्य पर्वत को। ये अगर याद नहीं रहे तो भी नदियों के नाम जरूर याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। तो एक ऐसा गोला बनाना किसमें? टालमी। एक बार ऐसे याद करने का प्रयास करते अपन यही क्लास में। ये अपने कौन हुए? टालमी महोदय हो गए। इन्होंने जो है 4-5 नाम दिए। सबसे पहले बात करते हैं उज्जैन की। उज्जैन, तो उज्जैन को इन्होंने किस नाम से संबोधित किया? उज्जैन के नाम से संबोधित किया। किस नाम से? उज्जैन के नाम से, है ना, उज्जैन के नाम से संबोधित किया। अब बात करते किसके नाम? नर्मदा नदी के बारे में बात करते। तो नर्मदा नदी को इन्होंने नामोदास के नाम से संबोधित किया। किस नाम से? नामोदास के नाम से संबोधित किया, है ना। नामोदास भी मिलता है, नामोदोस नहीं है, बेसिकली नामोदास के नाम से याद करना, आपको याद रह जाएगा। उसके बाद एक और कौन सी बड़ी नदी देखते? ताप्ती नदी देखते, तापी नदी। तो तापी नदी को इन्होंने ननगोना के नाम से जो है संबोधित किया। किस नाम से? ननगोना के नाम से संबोधित किया। ननगोना के नाम से संबोधित किया। इसी टाइप से बात करेंगे अपन किसके बारे में? सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी को इन्होंने सोवा के नाम से संबोधित किया। किस नाम से? सोवा के नाम से। और एक और नदी देखने को मिलेगी, दर्शान नदी। कौन सी? दर्शान या दसान नदी। तो दर्शान नदी को इन्होंने दोसारोन के नाम से संबोधित किया। कौन सी? दोसार। ये याद कर लेना।
क्योंकि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का देखने को मिलेगा। कौन सा? ये वाला पोर्शन। जिसे टालमी का पूछ लेकर, टालमी जो थे उन्होंने अपने भूगोल में उज्जैन को किस नाम से संबोधित किया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उन्होंने, टालमी ने जो है उज्जैन को ओजैन के नाम से संबोधित किया। किसके नाम से? ओजैन के नाम से। इसी टाइप से नर्मदा नदी का अगर आपसे पूछ लेगा तो क्या आंसर हो जाएगा? नर्मदा नदी को नामोदास के नाम से संबोधित किया। किस नाम से? नामोदास के नाम से संबोधित किया। इसी टाइप से ताप्ती नदी का पूछेगा तो ताप्ती नदी का आंसर क्या हो जाएगा? ननगोना आपका आंसर हो जाएगा। किस नाम से संबोधित किया? तो ननगोना के नाम से संबोधित किया। इसी टाइप से सोन नदी को किस नाम से संबोधित किया? तो आपका आंसर क्या होगा? सोन नदी को सोआ के नाम से संबोधित किया। किस नाम से? सोआ के नाम से। इसी टाइप से दर्शान नदी की बात करें तो दर्शान नदी को किस नाम से संबोधित किया? तो दोसारोन के नाम से संबोधित किया। दर्शान को दोसारोन के नाम से, सोन नदी को सोआ के नाम से, ताप्ती नदी को ननगोना के नाम से, नर्मदा नदी को नामोदास के नाम से, उज्जैन को ओजैन के नाम से संबोधित किया है। 4-5 नाम आप याद रख लेना, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत काम के रहने वाले हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं आगे। फिर आगे आते हैं कौन सा? हर्षवर्धन के शासनकाल में एक आते हैं व्यक्ति। किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम क्या था? उनका नाम देखने को मिलेगा हेनसोंग। क्या देखने को मिलेगा? हेनसोंग नाम देखने को मिलेगा। हेनसोंग की रचना क्या है? सीयू की आपको इनकी रचना देखने को मिलेगी। ये पूछा जा सकता है कि सीयू की किसकी रचना है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो आप बोलोगे सर सीयू की रचना हेनसोंग की देखने को मिलती। किसकी देखने को मिलती? हेनसोंग की रचना आपको देखने को मिलती। कौन सी? सीयू की देखने को मिलती। क्लियर है? ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हेनसांग के विवरण की अगर बात करें तो इन्होंने जो है माही नदी का वर्णन किया मोहा के नाम से, उज्जैन का वर्णन किया है उशयेन के नाम से, और महेश्वर का वर्णन किया मोही फूसापुलो के नाम से। अटपटे से नाम देखने को मिल रहे हैं, ऐसे ही लिखा अब इन्होंने वर्णन किया है तो भाई याद। और अगर बात करें चीचीटो के नाम से इन्होंने खजुराहो का वर्णन किया। आगे वाली स्लाइड में देखने को मिलेगा चीचीटो खजुराहो का देखने को मिलता है। तो क्या याद करना आपको? 2-4 चीजें याद करनी कि हेनसांग की प्रमुख रचना कौन सी है, तो सीयू की देखने को मिलती। कौन सी देखने को मिलेगी आपको? सीयू की देखने को मिलेगी। इस सीयू में उन्होंने मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों का वर्णन किया है। क्लियर? जैसे खजुराहो को उन्होंने चीचीटो कहा है, उज्जैन को इन्होंने क्या कहता है? उशे ये न कहा है। इसके बाद महेश्वर को क्या करा? मोही सुफालो पुलो। ये चाइनीज लैंग्वेज में बेसिकली देखने को मिलेगा आपको। क्या? मोही सुफालो फालो पुलो महेश्वर को देखने को मिलेगा, है ना? तो ये सभी देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बात करेंगे किसके? 11वीं शताब्दी में आ जाते हैं। ये आपका हिस्ट्री यहाँ पे खत्म हो गया। इसके अलावा एक और जो है गुप्त काल में एक व्यक्ति और आते हैं जिनका नाम क्या था? फाहियान थे। फाहियान ने रचना करी किसकी? फोक युकी की रचना करी। किसकी रचना करी? फाहियान ने फोक युकी की रचना करी। और इन्होंने मालवा की जलवायु जो थी उसको विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु का दर्जा दिया। ये बेसिकली जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो हुआ करते थे गुप्त काल में, उस टाइम में भारत आए थे। बेसिकली ये जो लोग चीनी यात्री भारत आते क्यों थे? ये आते थे उस टाइम पे अपना जो है बुद्ध धर्म काफी स्पिरिचुअल या बहुत ही एक्सपांड करने वाला जो है ईरा हुआ करता था बुद्ध धर्म के लिए। और जो आप देखोगे शिक्षा की दृष्टि से भारत उस टाइम पे काफी उन्नत हुआ करता था। कैसे हुआ करता? काफी उन्नत हुआ करता था। इसलिए लोग क्या करते थे? वहां पे आया करते थे और क्या करते थे? जो है शिक्षा का अर्जन करते थे। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय अपने यहाँ देखोगे आप, बहुत ही जो है स्टडी के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट हुआ करता था। कभी पढ़ेंगे, कभी डिस्कस करेंगे नालंदा के बारे में भी और अच्छे तरीके से। बाकी अभी इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो एक आए व्यक्ति कौन? फाहियान साहब आए। फाहियान ने रचना करी आपकी किसकी? फोक युकी की रचना करी। इसी फोक युकी में उन्होंने बताया कि जो मालवा की जलवायु, किसकी? मालवा की जलवायु, वो विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु आपको देखने को मिलेगी। ये इन्होंने अपनी किताब में जो है बताया था। क्लियर? आगे बढ़ते। अब इसी टाइप से आपका जो एंशिएंट वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब बात करते हैं आगे मिडाइवल फेज की। तो मिडाइवल फेज में भी तो कोई कोई यात्री आए होंगे, बिल्कुल आए होंगे सर। तो उनके बारे में डिस्कस कर ले। तो मिडाइवल फेज की अगर बात करें तो मिडाइवल फेज में एक व्यक्ति है आपके, कौन से? अल बरूनी। कौन सा है? अल बरून। इनका प्रश्न पूछा भी गया था पिछली बार वाले मेंस ये प्रीलिम्स में। तो अल बरूनी ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था? देखो
किसके टाइम पे आए थे? तो खारिज शासक जो थे हुआ करते थे अल बरूनी, जिसे देशवासी अबू रेहान के नाम से भी जाने थे। इन्होंने एक बुक की रचना करी जिसका नाम क्या था? तहकीक हिंद, या इसको किताबुल हिंद भी बोला जाता है। कौन सी रचना करी? यही पूछ लेगा आपसे, किताबुल हिंद किसकी रचना है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? किताबुल हिंद आपकी अल बरूनी की रचना हो जाएगी। इसी टाइप से पूछ लिया आपसे, किताबुल हिंद को ही तहकीक हिंद भी बोला जाता है। या पूछ लिया आपसे तहकीक हिंद किसकी रचना है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तहकीक हिंद आपको देखने को मिलेगा सर किसकी रचना? अल बरूनी की देखने को मिलेगी। ये कहाँ के? तो ख्वारिज में के निवासी देखने को मिलते हैं। कहाँ की? ख्वारिज में के निवासी देखने को मिलते हैं। ख्वारिज में बेसिकली आप इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करोगे, ये आपका प्यारा इंडिया है ना, आधा ही बना देते क्योंकि आधा ही अपने काम का है। है ना, ये थोड़ा देख लेना। ये वाला इंडिया वाला पोर्शन है, इस साइड पे पड़ेगा जो अफगानिस्तान वाला रीजन है ना, अफगानिस्तान ईरान की बाउंड्री लाइन, वहां बोला जाता था ख्वारिज्म। उस क्षेत्र का बोला जाता था क्या? ख्वारिज्म बोला जाता। तो यहीं के निवासी हुआ करते थे अल बरूनी, जिन्होंने 2 किताबों की रचना करी जिसका नाम क्या था? किताबुल हिंद। इन्होंने एक देखना मिलेगा कौन सा? हिंद, और एक हो जाएगा तहकीक हिंद। तहकीक हिंद हो जाएगा। क्लियर? इस टाइप की 2 किताबों की इन्होंने रचना करी थी। इनकी किताब में जो है तत्कालिक जो समय इतिहास था, इसके अलावा तात्कालिक जो भी सामाजिक व्यवस्था थी उसके बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जो किताबे उल हिंद है उसमें मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों का वर्णन भी आपको देखने को मिलेगा। तो करने काम का तो वही कि मध्य प्रदेश के कौन से स्थानों का वर्णन देखने को मिल रहा है। तो देखो, खजुराहो जो था, खजुराहो का वर्णन देखने को मिलेगा किस नाम से? खजुराह के नाम से खजुरवाह के खजुराहो का वर्णन देखने को मिलता है। जज हूती किसको बोला जाता है? जेजाब है, जेजाब है, जेजाब भुक्ति है, बुंदेलखंड को बोला जाता है। तिहोरी इन्होंने बोला त्रिपुरी को। भाईलसा इन्होंने बोला भेलसा को। आर्दिन बोला इन्होंने उज्जैन को। नेमाउर बोला किसको? निमाड़ को। क्या जज हूती किसको बोला? अब ये टाइपिंग एरर नहीं है ना, ये इनके नाम ही इसी टाइप से इन्होंने लिखे। क्या नाम? पढ़ने में ऐसा लगेगा कि सर ये पीडीएफ में टाइपिंग एरर तो नहीं होंगे, तो टाइपिंग एरर नहीं है, इसी टाइप से इन्होंने जो है अपने नाम लिखे हुए थे। कि जजहूती किसको बोला इन्होंने? बुंदेलखंड को। खजुराहो बोला खजुरवाहो को। तिहोरी त्रिपुरी को। भाईलसा बोला भेलसा को। आर्दिन बोला उज्जैन को। नेमाओ को, बोलीवाड़ को बोला। ठीक है, मध्य प्रदेश के किसी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा मिलती। मध्य प्रदेश के अगर स्थानों की बात करो तो धार, उज्जैन, नेमावर वगैरह का वर्णन जो अपने नीचे देख ही लिया, किस किस नामों से वर्णन किया गया था। ये सभी वर्णन आपको अल बरूनी की किताब में देखने को मिलते हैं। किताबुल हुलिया तहकीक हिंद इनकी जो है मुख्यतः किताब देखने को मिलती है। उसके बाद आते हैं अपने भैया कौन से? इब्न बतूता साहब। इब्न बतूता साहब, इब्न बतूता ने रचना करी किसकी? रहला की रचना करी। किसकी रचना करी इब्न बतूता ने? इब्न बतूता ने आपकी रचना करी रहला की। एक बुक की रचना करी जिसका नाम क्या था? रहला। इब्न बतूता ने किसकी रचना करी? रहला की रचना करी। ये मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में आए। मध्य प्रदेश में खजुराहो वाले रीजन में भी इन्होंने जो है घूमने फिरने आए थे। इसके अलावा चंदेरी आए, उज्जैन आए, धार आए, अमजीरा आए। इस टाइप से इन्होंने राजनीतिक, धर्म, समाज के बारे में जो है विस्तृत वर्णन किया है। तो आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन इतिहास, निम्नलिखित में किन किन मध्यकालीन इतिहासों ने जो इतिहासकारों ने जो है खजुराहो का वर्णन किया। तो अभी तक 2 पढ़ चुके हैं अपन। कौन से? एक पढ़ा अपन ने अल बरूनी के बारे में, दूसरा अपन ने किसके बारे में पढ़ा? इब्न बतूता के बारे में पढ़ा। इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी पढ़ी अपनों ने? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रहला पढ़ी सर। इसी टाइप से अपनों ने किसकी पुस्तक देखी? अपनों ने देखी किसकी? अल बरूनी की किताबुल हिंद या तहकीक हिंद अपनों ने देखी। यहाँ पे आपकी जो है मिडाइवल हिस्ट्री वाले खत्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं जो है मॉडर्न हिस्ट्री या अंग्रेजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो अंग्रेजों में आए सबसे पहले कौन आए? फादर मोन्सीरेट। फादर मोन्सीरेट थे, एक पुर्तगाली यात्री थे। कौन से थे? पुर्तगाली, जो मुगल काल में भारत आए थे। इन्होंने मध्य प्रदेश के उज्जैन का वर्णन किया, मांडू का वर्णन किया, नरवर, ग्वालियर आदि शहरों का वर्णन देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन? फादर देखो क्लियर नहीं, फादर मोन्सीरेट कौन देखने को मिलेगा? फादर मोन्सीरेट कहाँ के निवासी थे? तो पुर्तगाल के निवासी आपको देखने को मिलेगा। कहाँ के? पुर्तगाल के निवासी।
इन्होंने मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के उज्जैन के बारे में, सिरोंज के बारे में, नरवर के बारे में, ग्वालियर के बारे में वर्णन किया है। क्लियर है। अब बात करते हैं किसके आगे, आगे एक और इसकी बात कर लेते हैं विलियम फिंच की। किसकी बात करते हैं? विलियम फिंच। विलियम फिंच नहीं है, फिंच है। कौन सा? विलियम फिंच नहीं है, आप इसको करेक्शन कर लेना थोड़ा सा, विलियम फिंच है। विलियम फिंच की बात करते हैं ना, विलियम फिंच की बात करते हैं। तो विलियम फिंच आप देखोगे एक अंग्रेजी यात्री थे जो विलियम हॉकिंस के साथ क्या आए थे? भारत आए थे। कैप्टन हॉकिंस के बारे में पढ़ोगे ना, विलियम हॉकिंस, उनके साथ भारत में आए थे। और भारत में और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करो तो मध्य प्रदेश में बुरहानपुर वाले रीजन में, किसमें आप देखोगे कौन से? बुरहानपुर वाले रीजन, मांडू वाले रीजन, उज्जैन वाले रीजन में, सारंगपुर वाले रीजन में और ग्वालियर वाले रीजन में इन्होंने क्या करा? ग्वालियर वाले रीजन में इन्होंने आप देखोगे कि जो भ्रमण किया था। ठीक है, इन्होंने अपनी बुक, अब जैसे भ्रमण कर रखा है तो आंखों देखा हाल किसी न किसी किताब में तो लिखेगी। तो इन्होंने एक किताब में अपना आंखों देखा हाल लिखा, जिसका नाम क्या लिखा गया था? इन्होंने रखा दी अली ट्रेवल्स इन इंडिया। कौन सी बुक में लिखा था? इन्होंने एक बुक में लिखा जिसका नाम क्या था? द अली ट्रेवल्स इन इंडिया में लिखा। किस बुक में? द अली ट्रेवल्स इन इंडिया में इन्होंने जो है अपनी जो है आंखों देखा हाल लिखा। पूछ लेंगे द अली ट्रेवल्स इन इंडिया किसकी रचना है, तो विलियम फिंच की रचना देखने को मिलेगी। ये वाला प्रश्न आपसे पूछा गया सर टॉमस रो वाला, ये देख लेना। जॉन जॉर्डन वाला अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, बाकी ऐसा कोई उसमें छोड़ भी सकते हो। अब बात करते हैं सर टॉमस रो की। तो सर टॉमस रो का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है। किसके बारे में? सर टॉमस रो के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सर टॉमस रो जो है, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कहाँ आए थे? तो जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो जो है राजदूत बनकर आए थे, राजदूत। और अगर बात करें कहाँ के निवासी थे, तो ये इंग्लैंड के निवासी देखने को मिलेंगे। प्रश्न आया था आपका 2018 की एग्जाम में, 2016-17 की एग्जाम में, एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ, पर ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, पीएससी एग्जाम में। इसमें प्रश्न ये आया था आपसे कि सर टॉमस रो जो है निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज यात्री, क्या प्रश्न आया था? निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज यात्री जहांगीर के पीछे पीछे मांडू तक आ गया था? क्या प्रश्न था? जहांगीर के पीछे पीछे मांडू तक आ गया था। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो सर टॉमस रो थे, ये सर टॉमस रो जो है जहांगीर के पीछे पीछे आपको देखने को मिले, कहाँ तक? मांडू तक आ गए। बेसिकली जब आप मॉडर्न हिस्ट्री देखोगे तो जैसे ही ब्रिटिशर्स अपने यहाँ आए, कौन? अंग्रेज अपने यहाँ आए इंडिया में, तो उन्होंने क्या लगाने थे? उन्हें कुछ फैक्ट्री स्थापित करने थे। अब कुछ फैक्ट्री स्थापित करने के लिए उन्होंने क्या करा? आप देखोगे कि मुगल उस टाइम पे देखोगे जब ब्रिटिशर्स आ रहे, 16वीं सदी की बात है, तो अपने यहाँ पूरे भारत में मुगल एम्पायर जो इम्पेरियर या मुगल साम्राज्य का शासन हुआ करता था। अब ऐसे तो फैक्ट्री नहीं लगा सकते, कुछ परमिशन तो लेनी पड़ेगी। जैसे अभी देखो, अभी अपनी भारत गवर्नमेंट जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट देखने को मिलती, अपने यहाँ का संसदीय शासन प्रणाली या लोकतंत्र। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई फैक्ट्री लगानी, किसी विदेशी व्यक्ति को आकर अपने भारत में इन्वेस्ट करना है, फैक्ट्री लगानी, तो क्या करेगा वो? भारत सरकार से परमिशन लेगा कि नहीं लेगा? बिल्कुल परमिशन लेगा। इसी टाइप से पहले भी हुआ करता था। पहले किसकी, कौन शासक हुआ करता था? तो मुगल हुआ करते थे। लगभग पूरे इंडिया में इनका शासन हुआ करता था। कुछ छूट-फूट वाला एरिया दक्षिण भारत का इनके हाथों से निकल गया था, बाकी लगभग आप देखोगे कि पूरे भारत में इनका शासन हुआ करता था, है ना। तो अब इसी टाइप से सर टॉमस रो ये इंग्लैंड थे, इंग्लैंड यात्री थे। अब इनका मुख्य काम क्या था कि आप जाओ और जहांगीर से फैक्ट्री लगाने के लिए परमिशन लेके आओ। तो 1615 इश्यू की बात है, सर टॉमस रो आए जहांगीर के दरबार। अब जहांगीर के दरबार में पहले इनकी बात नहीं बन पाई, तो इनको पता चला कि जहांगीर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने कहाँ जा रहा है? मांडू जा रहा है। कहाँ जा रहा है? मांडू जा रहा है। मांडू अपना बेसिकली धार जिले में पड़ता है। तो ये सेलिब्रेट करने के बाद कि अपन अच्छा सा तोहफा ले जाएंगे और कैसे भी बहला फुसला के जहांगीर से क्या करेंगे? परमिशन ले लेंगे अपनी, ताकि अपनी फैक्ट्री क्या करेंगे? एस्टेब्लिश कर पाएंगे। ये चल रहा था पूरा सिनेरियो इनका। तो ये जो है, जैसे इनको पता लगा कि जो है मांडू में जहांगीर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, तो उसके पीछे पीछे कहाँ आ गए? मांडू आ गए। और मांडू आकर क्या करे? जहांगीर के जो बर्थडे थे, बर्थडे पार्टी में क्या करा इन्होंने? भाग लिया और जो है उसको बर्थडे गिफ्ट दिया, और कैसे जैसे इन्होंने परमिशन ले ली फैक्ट्री की स्थापित करने की। तो आप देखोगे कि 1615-16 के आसपास
ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करी, जो पश्चिमी तट पर स्थापित सूरत में उनकी पहली फैक्ट्री थी। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि पश्चिमी तट पर स्थापित जो है ब्रिटिश, जो अपनी कौन सी थी, ब्रिटिशर्स थे, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी थी? उन्होंने अपने भारत के पश्चिमी तट पर पहली बार फैक्ट्री कब स्थापित करी और कहाँ करी? तो कब स्थापित करी? 1615 में करी। और कहाँ स्थापित करी? सूरत में स्थापित करी। सूरत कहाँ पड़ता है? भारत के पश्चिमी वाले रीजन में पड़ता है ना, ये पश्चिमी वाला रीजन, इसीलिए इसको कौन सा तट बोल दिया? पश्चिमी तट आपका बोल दिया गया है। इस टाइप से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखो, इसी कहानी से आपके कितने प्रश्न क्लियर हो गए? 2 हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। कैसे? एक प्रश्न तो आपका प्रीवियस वाला हो गया कि सर टामासरो किसके लिए? परमिशन लेने के लिए। पता चला कि बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, तो कहाँ आ गया? मांडू आ गया। और यहाँ पे परमिशन लेने के बाद इन्होंने अपनी जो पश्चिमी तट पर फैक्ट्री का स्थापित कर दी, सूरत में स्थापित कर दी। तो ये प्रश्न आ गया कि सूरत पश्चिमी तट पर स्थापित पहली फैक्ट्री कहाँ है? तो सूरत आपका आंसर हो जाएगा। कब? 1615 के आसपास देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं किसके बारे में? देखो, वही लिखा हुआ कि ये जहांगीर के जो है मांडू जन्मोत्सव का उल्लेख भी करता है। क्यों करता है? क्योंकि वहां गया है। अब बर्थडे सेलिब्रेट करने के कारण जो जा रहा तो उज्जैन बीच में पड़ गया इसके। तो यहाँ पे एक जोगी से मिला, या एक योगी से मिला, जिसका नाम क्या था आपका? जोगी अद्रूप नाम देखने को मिला। एक संत थे बेसिकली, उन संत का नाम क्या देखने को मिलेगा? जोगी अद्रूप देखने को मिलेगा। जोगी अद्रूप देखने को मिलेगा। और कहाँ पे शासन क्या करते थे? तो ये उज्जैन में बेसिकली आपके शासन किया करते थे। कहाँ? उज्जैन में। जोगी अद्रूप साहब एक संत थे जो उज्जैन में शासन किया करते थे। इनका वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके कौन से? ये अपना ने देख लिया ना सर टामासरो के बारे में। 1615 से 1619 तक ये भारत में रहे थे। अब बात करें फ्रेंकोइस बर्नियर की। किसकी बात करते हैं? फ्रेंकोइस बर्नियर की। हाँ, तो बात करते किसकी? फ्रेंकोइस बर्नियर की, है ना। तो फ्रेंकोइस बर्नियर की अगर बात करें तो इन्होंने एक बुक की रचना करी आपकी, कौन सी? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर की रचना करी। किसकी रचना करी? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर की रचना करी। ठीक है, इस ग्रंथ में क्या करा इन्होंने? मध्य प्रदेश के संपर्क में बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की कुछ जो है क्षेत्र का वर्णन देखने को मिलेगा, तो इसमें देखने को मिलेगा। यही पूछा जाएगा आपसे कि फ्रेंकोइस बर्नियर ने किस किताब की रचना करी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब और आगे बढ़ते, तो अगर और आगे बढ़ो तो आपको याद रखना है किसके बारे में? रेजिनोल्ड हेबर के बारे में याद रखना। किसके बारे में याद रखोगे आप? रेजिनोल्ड हेबर के बारे में याद रखोगे। ठीक है, अब बेसिकली ये भी क्या थे? एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, जो कहाँ आए थे? मध्य प्रदेश में आए थे। और इनसे भी क्या है? मध्य प्रदेश के बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती है। जैसे सागर का क्षेत्र का वर्णन किया इन्होंने, बुंदेलखंड वाले रीजन का इन्होंने वर्णन किया, जिससे मध्य प्रदेश की जानकारी उपलब्ध देखने को मिलती। और अगर अपन कहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं? नीमच में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप देखोगे सबसे पहले ये रेजिनोल्ड हेबर जो है नीमच आए थे। अपने कहाँ आए थे? नीमच में आए थे। तो इस टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस किस जो है ब्रिटिश लेखक के या इतिहासकार की जो है किताब में मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपको जानकारी देखने को मिलती। तो इस टाइप के जो है प्रश्न आपसे देखने को मिल सकते हैं। अब ये आपका पूरा ऐतिहासिक कालक्रम में किताबों के बारे में अपना डिवाइडेशन खत्म हो गया। अब इसके बाद अपन राजवंशों के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? राजवंशों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो राजवंश में सबसे पहले देखेंगे अपन किसमें? पुराणों में कौन कौन से राजवंश थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन जो है जनपदों के बारे में डिस्कस करेंगे। महाजनपद, 16 महाजनपदों के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। उसके बाद अपन देखेंगे किसके बारे में? उसके बाद अपन जो है पूरा ऐतिहासिक काल, जैसे मौर्यन डायनेस्टी से अपन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अपन कुछ नंद वंश के बारे में भी पढ़ेंगे। नंद वंश के बारे में मौर्य काल से मौर्योत्तर काल के बारे में डिस्कस करेंगे। मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल, गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल के बारे में डिस्कस करेंगे। और गुप्तोत्तर काल के बाद अपन जो है लगभग मध्यकाल में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस टाइप से पूरा सिनेरियो अपना जो है प्राचीन भारत वाला रहने वाला है। ठीक है, अगर बात करेंगे तो अब पूरा एंशिएंट हिस्ट्री तो पढ़ने नहीं बैठे हैं अपन कि पूरा यही मध्य प्रदेश में आप पूरा इतिहास पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं करेंगे। अपन पढ़ेंगे किस पे? जो ऐतिहासिक काल में जो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में चीजें लागू होती, वही चीजें अपन देखेंगे कि जैसे मौर्य काल में कौन से क्षेत्र
जो है मौर्यों के जो है शासन के दिन कौन से ऐसे क्षेत्र थे जो मध्य प्रदेश में पड़ते थे। उन्होंने कुछ अभिलेखों का निर्माण करवाया, कुछ जो है स्तूपों का निर्माण करवाया। मौर्य काल में आप देखोगे अशोक ने बहुत सारे स्तूपों का निर्माण करवाया। तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कहाँ कहाँ हुआ करते थे, जब मौर्य काल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अशोक शुरुआत में जो अवंती का प्रांतपति बनाया गया था। तो अवंती वाला क्षेत्र में किसने प्रांतपति बनाया, तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के प्रश्न यहाँ पूछे जा सकते हैं। इन्हीं के ऊपर अपन हिस्ट्री में पूरा डिस्कस करने वाले, ठीक है। सबसे पहले अपन पुराणों के बारे में यहीं से उठाते कि पुराण काल में जो है क्या क्या मध्य प्रदेश के बारे में डिस्कशन आपका किया गया है। तो सबसे पहले जो है ये पढ़ने से पहले आपको एक जो है एक स्टोरी क्लियर होनी चाहिए। कौन सी स्टोरी क्लियर होनी चाहिए? जब शुरुआत में जब जो है कार्यक्रम की स्टार्ट हुई, किसकी, राज्य की स्टार्ट हुई, ठीक है। आप ऐसे बीच में बैठोगे तो समझ नहीं आएगा आपको। अच्छा, पढ़ रखी है मध्य प्रदेश का इतिहास, है ना। तो जैसे आप पढ़ोगे मध्य प्रदेश में जो किसी भी जैसे इतिहास में राजवंश पढ़ोगे, मध्य प्रदेश में राजवंश पढ़ोगे, तो राजवंश पढ़ोगे इससे पहले आपको एक स्टोरी क्लियर होना चाहिए। पहले राज्य नाम की कोई संस्था नहीं हुआ करती थी, ठीक है। पहले राज्य नहीं हुआ करते थे, बेसिकली लोग अपने अपने हिसाब से काम किया करते थे, ठीक है। अब राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य पहले आए या गांव पहले आए या लोग पहले आए, ये जो राजनीतिक चिंतक रहते, विचारक जो रहते, उनमें काफी विवाद का विषय रहा है कि पहले राज्य की उत्पत्ति हुई या पहले जो लोग आए। तो इस टाइप से कॉन्सेप्ट चलता रहता है। पर आपको एक चीज याद रखनी, किसके बारे में आपको याद रखनी, कौटिल्य के बारे में। किसके बारे में? कौटिल्य के। इन्होंने राज्य की उत्पत्ति का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे बोला इन्होंने मत्स्य न्याय का सिद्धांत। कौन सा? मत्स्य न्याय का सिद्धांत। अगर ये सिद्धांत समझ गए आपको तो मध्य प्रदेश के जो पुराण से संबंधित जो राजवंश है वो आपके सारे यही क्लियर हो जाएंगे। कौटिल्य का कौन सा? मत्स्य न्याय का सिद्धांत याद कर लिया। अब क्या होता है ये समझ लेते सबसे पहले। तो कौटिल्य ने कहा कि सबसे पहले जो है राज्य नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। क्या नहीं थी? राज्य नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे लोग अपने आप रहा करते थे। जैसे आप समुद्र में देखते हो बड़ी मछलियां जो क्या करती, छोटी मछलियों को खा जाती, उसी टाइप से पहले व्यवस्था हुआ करती थी। जो शक्तिशाली लोग थे, कैसे पैसे वाले लोग हो गए, बल में ज्यादा शक्तिशाली हो गए, वो क्या करते थे, जो गरीब लोग थे उनके ऊपर अत्याचार किया करते थे। क्या किया करते थे? अत्याचार वगैरह किया करते थे। इस टाइप की व्यवस्था पहले चल रही थी। तो अब लोग अत्याचार से क्या हो गए, प्रताड़ित हो गए, ठीक है, प्रताड़ित हो गए। तो उन्होंने क्या करा, एक व्यक्ति को तैयार किया। उस व्यक्ति का नाम था आपका मनु। क्या नाम था? मनु। तो मनु के साथ इन्होंने एक समझौता किया, ठीक है। उस समझौते को नाम दिया इन्होंने सामाजिक समझौता। क्या नाम दिया? सामाजिक समझौता देखने को मिलेगा, एक समझौता देखने को मिलेगा। उस समझौते का नाम क्या था आपका? सामाजिक समझौता देखने को मिलेगा। इस सामाजिक समझौते को किसके साथ किया इन्होंने? इन्होंने किया मनु के साथ, मनु के साथ। और समझौता क्या था इसके बारे में सुनो। तो समझौता था आपका कि आपको क्या करेंगे, आपको हम टैक्स देंगे। क्या देंगे? कर देंगे। कर कितना देंगे? कुल उत्पादन का 1/10 भाग आपको कर के रूप में देंगे। बस ये इनके साथ कि आपको जो है कर देंगे, बदले में आप क्या करो, हमारी जो है सुरक्षा करना। किससे? जो बड़ी मछलियां, बड़े बड़े जो है जो हम पे अत्याचार करते हैं उनसे हमारी क्या करना, सुरक्षा करना, ठीक है। ये समझौता किससे करा? मनु से। तो इस समझौते को किस नाम से? सामाजिक समझौता सिद्धांत के मत्स्य न्याय की थ्योरी बोला जाता है, कौटिल्य की। यही से जो ये जो समझौता हुआ ना, यहीं से आगे चलकर किसकी उत्पत्ति हुई? तो राज्य की आपको उत्पत्ति देखने को मिलेगी। किसकी उत्पत्ति हुई? राज्य की उत्पत्ति आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? मनु ने सामाजिक समझौता किससे किया? मनु से किया। क्या किया कि आप 1/10 भाग कर के रूप में देंगे और सुरक्षा बदले में आप क्या करना, हमारी सुरक्षा करना। तो ये समझौता आपको देखने को मिलेगा किससे? मनु से। तो यहीं से आपकी राजवंश की शुरुआत हुई, ठीक है। मनु पहले अपने यहाँ राजवंश के क्या हुए? शासक हुए। क्लियर है इतना? ठीक है। अब मनु की अगर बात करोगे तो मनु के परिवार में हुआ करते थे। आगे चल के शासक कौन बनेगा? तो मनु है, मनु के पुत्र शासक बनेंगे। क्या बनेंगे? मनु के पुत्र आगे चलकर शासक बनेंगे। तो मनु की अगर बात करोगे मनु की, तो मनु के आपको कितने पुत्र देखने को मिलेंगे? 10 पुत्र देखने को मिलेंगे। कितने पुत्र देखने को मिलेंगे? 10 पुत्र, ठीक है। सामाजिक समझौता हो गया मनु से, है ना। अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो ऐसे समझो,
इसको तो आप पूरा समझ जाओगे। सामाजिक समझौते से क्या हुआ, राज्य की उत्पत्ति हुई। राज्य की उत्पत्ति हुई किससे किया, सामाजिक समझौता मनु से किया। तो आगे जो प्रशासन कौन चलाएगा, मनु। मनु के बाद कौन चलाएगा, उसके पुत्र ही चलाएंगे शासन। यही व्यवस्था अपने यहाँ रही है। तो आप देखोगे मनु के कितने पुत्र हुए, 10 पुत्र हुए। 10 पुत्र और एक पुत्री थी जिसका नाम क्या, 10 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था क्या, इला। इला पुत्री थी और 10 पुत्र थे, ठीक है। इसमें से एक पुत्र देखोगे आप जिसका नाम क्या था, कारुष। क्या देखने को मिलेगा, कारुष देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक देखने को मिलेंगे आपको पुत्र कौन सा है, ययाति। इस टाइप से आपको जो इसका डिवाइडेशन देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश में अगर पुराण कालीन की बात करोगे तो पुराण काल में मध्य प्रदेश में आपको 5 राजवंश देखने को मिलते हैं। कितने, 5 राजवंश आपको देखने को मिलते हैं। ये याद कर लेना, यहाँ से आपकी सारी चीजें आसान होने वाली। तो 5 राजवंश में आपका पहला आ जाएगा कौन सा, पहला आ जाएगा आपका कार्दमक वंश। कौन सा वंश आ जाएगा आपका, जो आपका आ जाएगा कार्दमक वंश। एक हो जाएगा आपका कौन सा, कार्दमक वंश देखने को मिलेगा। ये मैंने काफी इजी फॉर्मेट में करने की कोशिश करी थी, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। दूसरे राजवंश हो जाएगा आपका कौन सा, चंद्रवंश। चंद्रवंश देखने को मिलेगा। तीसरा राजवंश हो जाएगा आपका कौन सा, यही राजवंश, यही राजवंश हो जाएगा। चौथा आपका हो जाएगा कौन सा, यादव वंश। यादव हो गया ना, चंद्रवंश यादव वंश हो जाएगा। और लास्ट में आपका कौन सा हो जाएगा, इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश। मनु याद रखना, उसके 10 पुत्र याद रखना, आपकी चीजें आसान हो जाएगी। कार्दमक वंश की स्थापना करी, ये आपका देखने को मिलेगा बघेलखंड में। आपका ये राजवंश देखने को मिलेगा। कहाँ था कार्दमक वंश, आपसे पूछ ले तो ये बघेलखंड में शासन किया करता था। आशा करता हूँ कि बघेलखंड आपके क्लियर होगा कि बघेलखंड आपका पड़ता कहाँ है। जब मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन देख रहे थे तब बघेलखंड, बुंदेलखंड, मध्य भारत क्षेत्र, मालवा के पठार, सभी के बारे में आप लोगों ने डिस्कस करा हुआ था। बात करें कार्दमक वंश की, तो कार्दमक वंश पड़ता है आपका कहाँ पे, बघेलखंड में देखने को मिलता है। किसमें, बघेलखंड में देखने को मिलता है। अब जो मनु के एक पुत्र हुआ करते थे करुष, करुष के बारे में पढ़ा ना, करुष। करुष करुष ने इस वंश की ये करी, स्थापना करी। करुष ने इस वंश की स्थापना करी और इस वंश के प्रतापी शासक हुए आपके कौन से, व्यवस्तु। आपके प्रतापी शासक देखने को मिले कौन से, व्यवस्था। तो क्या देखोगे आप, कार्दमक वंश। कार्दमक वंश की स्थापना कहाँ हुई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बघेलखंड में। सर इसकी स्थापना हुई, कहाँ स्थापना हुई, तो बघेलखंड में स्थापना हुई। किसने स्थापना करी, तो करुष ने इसकी स्थापना करी, जो कौन थे, मनु के पुत्र हुआ करते थे। इसी टाइप से आप देखोगे कौन सा, व्यवस्तु के बारे में देखोगे। व्यवस्तु क्या थे, किस वंश से संबंधित, तो कार्दमक वंश से आपके संबंधित देखने को मिलते हैं। इस टाइप से अगर बात करेंगे तो अब बात करते हैं चंद्रवंश की। तो चंद्रवंश का आप देखोगे एल साम्राज्य भी बोला जाता है। किस नाम से कहेंगे आपको, इसका वर्णन एल साम्राज्य के नाम से भी देखने को मिलता है। इसको एल साम्राज्य भी बोला जाता है। जो अपने मनु की पुत्री पड़ी थी ना, इला, इला का विवाह हुआ सोम से। आगे चलकर जो इला थी, मनु की पुत्री थी, इसका विवाह किससे हुआ, सोम से हुआ। इन्हीं सोम ने आगे चलकर किसका, चंद्रवंश का स्थापना कर दी। किसकी, चंद्रवंश की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना करी, चंद्रवंश की स्थापना कर दी। क्लियर है, इस चंद्रवंश की स्थापना कर दी। और ये जो आपका चंद्रवंश देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, बुंदेलखंड वाले रीजन में। कहाँ देखने को मिलेगा, बुंदेलखंड वाले रीजन में देखने को मिलेगा। और जो है आगे चलकर इस वंश में पुरुरवा क्या हुए, एक प्रतापी शासक हुए। सिनेरियो समझ रहे हो, सभी जो है आपस में कैसे लिंक है। जैसे चंद्रवंश, इला का विवाह सोम से हुआ। इला किसकी पुत्री थी, मनु की थी। इसी ने आगे चलकर सोम ने किसकी स्थापना करी, चंद्रवंश की स्थापना करी। बुंदेलखंड वाले रीजन में प्रतापी शासक पुरुरवा हुए। इसी टाइप से कार्दमक वंश की बात करें तो करुष ने इसकी स्थापना करी। कार्दमक नहीं, कौरुष वंश देखने को मिलेगा। कौन सा, कारुष वंश की अगर बात करें तो बघेलखंड में निवास करने वाली कारुष देखने को मिलता है। व्यवस्तु इसके प्रतापी शासक हुए। अब बात करते किसके बारे में, हेयी राजवंश के बारे में बात करते। किसके बारे में बात करते,
हे राजवंश के बारे में बात करते तो ये मध्य प्रदेश का जो निमाड़ वाला रीजन, महेश्वर वाला रीजन, वहां बेसिकली ये वंश आपको देखने को मिलेगा। मेहर या महेश्वर के आसपास देखने को मिलेगा। कौन सा? हे राजवंश देखने को मिलेगा। ठीक है, हे राजवंश। जो यदु पढ़ा था ना अपनों ने, यदु, ये यदु किसका पुत्र हुआ करता था? ये इसी का पुत्र हुआ करता था। कौन सा? मनु का। अब यदु का पुत्र हुआ करता था ययाति। कौन हुआ करता था? ययाति। इस ययाति ने आगे चलकर किसकी स्थापना करी? यही राजवंश की स्थापना करी। और यही ययाति आगे चलकर इस वंश में एक और शासक हुए जिसका नाम था कीर्तिवीर्य अर्जुन। क्या नाम था? कीर्तिवीर्य। इन्हीं कीर्तिवीर्य ने जो है लंका नरेश रावण को जो है अपने युद्ध में पराजित किया हुआ था। किसने? लंका नरेश रावण को जो है युद्ध में पराजित किया था। इसके बाद देखते हैं कि इसमें यादव वंश के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में? यादव वंश। तो यादव वंश बेसिकली इस वंश की स्थापना आप देख लोगे, जो एक पुत्र पढ़ा था ना उन्होंने, ययाति। ययाति के पुत्र किसने? ययाति ने जो है यादव वंश की स्थापना करी थी। और ये यदु के पुत्र ने किसने? यदु के पुत्र हेयई ने स्थापना करी थी। किसने? यदु के पुत्र हेयई ने इस वंश की स्थापना करी थी। एक मिनट, अभी आपके और क्लियर कर देंगे ये चीजें। तो ययाति के पुत्र यदु ने जो है यादव वंश की स्थापना करी थी। क्लियर? और ये आपका केन नदी, चंबल नदी और बेतवा नदी के मध्य हुआ करता था। इसी टाइप से इक्ष्वाकु वंश की अगर बात करें, देखो अब पूरा समझते हैं एक बार और, ताकि आपकी चीजें और आसान हो जाएगी। फिर इस लेक्चर को अपन एंड करते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के सबसे पहले तो सामाजिक समझौता सिद्धांत देखा आपने। कौन से नंबर का सामाजिक समझौता सिद्धांत किसके मध्य हुआ था? तो आप देखोगे सामाजिक सिद्धांत जो समझौता हुआ किसके मध्य हुआ था? तो ये सामाजिक समझौता हुआ था मनु और प्रजा के मध्य हुआ था। किसके मध्य? मनु और प्रजा के मध्य देखने को मिले। क्या हुआ था कि कर का 1/10 भाग आपको देंगे, अब बदले में आप क्या करना? हमारी सुरक्षा करना। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर। अब बात करते आगे। तो आगे चलकर मनु के कितने पुत्र हुए? 10 पुत्र हुए। और 10 में 10 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम क्या था? इला नाम देखने को मिलता। क्लियर है? आगे आप देखोगे मनु का एक पुत्र था करुष। क्या नाम था? करुष। उसी ने मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करोगे तो करुष वंश या कोरुष वंश की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी? कोरुष वंश की स्थापना करी। ये कोरुष वंश आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। कहा? बघेलखंड में आपको देखने को मिलेगा। कहा देखने को मिलेगा? बघेलखंड में इस वंश की स्थापना करी। किसने? कोरुष वंश की। और किसने करी? तो मनु के पुत्र करुष ने इस वंश की स्थापना करी थी। और इस वंश का आगे चलकर एक प्रतापी शासक हुआ जिसका नाम क्या था? व्यवस्तु था। क्या नाम था? व्यवस्तु नाम देखने को मिलता। काफी टिपिकल है, इसीलिए जो आपको समझने में परेशानी नहीं हुआ, इसीलिए डिवाइडेशन देखने को मिलता है, लिंक कर करके पढ़ा रहा हूँ। दूसरे नंबर में आपको देखने को मिलेगा चंद्रवंश। कौन सा नंबर? मध्य प्रदेश में चंद्रवंश देखने को मिलेगा। ये चंद्रवंश आपको बुंदेलखंड वाले रीजन में शासन करता हुआ देखने को मिलेगा। मनु की पुत्री पड़ी थी इला। तो इला का विवाह हुआ किससे? सोम से। किसके साथ हुआ? सोम से आपको इला का विवाह देखने को मिलता है। इसी सोम ने आगे चलकर जो है किसकी स्थापना करी? इसी सोम ने आगे चलकर जो है चंद्रवंश की स्थापना देखने को मिलेगी। किसकी? चंद्रवंश या एल साम्राज्य की स्थापना देखने को मिलेगी। इसका आगे चलकर एक प्रतापी शासक हुआ जिसका नाम क्या था? पुरुरवा नाम था। क्या था? पुरुरवा नाम देखने को मिलता है इस वंश का। यह पूछ लेगा आपसे सोम और पुरुरवा का संबंध किस वंश से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एल साम्राज्य या चंद्रवंश से देखने को मिलेगा। इसी टाइप से एक और राजवंश देखने को मिलता है जिसका नाम क्या था? हेयी राजवंश। क्या नाम देखने को मिलता है? हेयी राजवंश। ये मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करोगे तो कहाँ देखने को मिलेगा? महेश्वर के आसपास ये देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? महेश्वर में देखने को मिलेगा। अगर बात करिए तो एक मनु के पुत्र हुआ करते थे ययाति। कौन हुआ करते थे? मनु के पुत्र ययाति। ययाति के पुत्र हुए यदु। कौन हुए? यदु। और यदु के एक और पुत्र हुए कौन? हेयई। यदु के पुत्र थे जो थे हेयई। हेयई ने आगे चलकर किसकी स्थापना कर दी? हेयई राजवंश की स्थापना कर दी। हेयई राजवंश की स्थापना किसने कर दी? जो इसके पुत्र ने। किसने?
यदु के पुत्र हेय ने किसकी स्थापना कर दी? हेय राजवंश की स्थापना कर दी। इसमें आगे चलकर एक जो है प्रतापी शासक हुए जिसका नाम क्या था? कीर्तिवीर्य नाम देखने को मिलता है। क्या नाम देखने को मिलता है? कीर्तिवीर्य नाम देखने को मिलता है। ठीक है, इसी टाइप से आगे चलकर एक और राजवंश मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप देखोगे जिसका नाम क्या था? यादव वंश। कौन सा देखने को मिलेगा आपको? यादव वंश देखने को मिलेगा। यादव वंश की स्थापना की बात करें तो ययाति कौन थे? मनु के पुत्र थे और इनके पुत्र हुए यदु। कौन हुए? यदु। यदु के पुत्र ने फिर हेय राजवंश की स्थापना कर दी और यदु ने किसकी? यादव वंश की स्थापना करी। बेसिकली जो कहाँ पड़ता था आपका? केन, चंबल और बेतवा नदी के मध्य वाला क्षेत्र पड़ता था। तो पूछ लेगा मध्य प्रदेश का परिप्रेक्ष्य में यादव वंश का जो साम्राज्य किन किन नदियों के मध्य था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केन नदी के मध्य, केन, यमुना, केन नदी हो जाएगा, चंबल नदी हो जाएगा और बेतवा नदी के मध्य देखने को मिलेगा। कौन कौन सी? केन, चंबल और बेतवा नदी के मध्य आपको जो है ये डिवाइडेशन देखने को मिलेगा। किसके मध्य? साम्राज्य यादव राजवंश का केन नदी, चंबल नदी और बेतवा नदी के मध्य देखने को मिलेगा। इस वंश की स्थापना की अगर बात करें तो किसने करी? ययाति ने। ययाति के जो पुत्र थे कौन थे? यदु। उन्होंने इस वंश की स्थापना करी। क्लियर। इसके बाद एक और राजवंश देखने को मिलेगा, इक्ष्वाकु राजवंश। ये करे अपने मनु के पुत्र इक्ष्वाकु ने इस वंश की स्थापना करी, जो बेसिकली किसका पुत्र हुआ करता था? ये जो यदु पढ़ा ना अपनों ने, ये इसने किसकी? इक्ष्वाकु वंश की स्थापना करी, दंडकारण्य वाले रीजन में करी। ये स्लाइड आपकी क्लियर है कि नहीं ये बताओ। एक स्क्रीनशॉट लेना, इसको एक दो बार रिवीजन करोगे तो आपकी चीजें और आसान हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अपन महाजनपद काल में प्रवेश करते हैं। किसके बारे में? महाजनपद काल के बारे में कल वाले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कैसे कैसे महाजनपद काल में आपको डिवाइडेशन देखने को मिलता है, किन किन राजवंशों के बारे में जो है महाजनपद काल में 16 महाजनपदों के बारे में डिस्कस किया गया। तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप देखोगे कौन कौन से राजवंश आपको देखने को मिलेंगे, उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे अपन। चेदी महाजनपद मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपको देखने को मिलेगा। एक महाजनपद आपको देखने को मिलेगा अवंती महाजनपद। कौन सा? अवंती महाजनपद। तो इनके बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो एक एक करके अपन जो है चेदी महाजनपद और अवंती महाजनपद के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये इन दोनों के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है, अवंती महाजनपद का पहला शासक कौन हुआ, इसके ऊपर देखेंगे। इन अवंती महाजनपद के आगे चलकर दो राजधानियां देखने को मिलती है, एक अवंती एक महेश्वर। इन दोनों को कौन सी नदी डिवाइड कर दी ये देखेंगे अपन। ठीक है, ये देखिए आगे चलकर महेश्वर जो है कैसे आगे चलकर महेश्वरपति साम्राज्य बन गया, उसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। इस टाइप से अपना पूरा सिनेरियो चलने वाला है। महाजनपद काल के बारे में अपन मौर्य काल के बाद जो है इनके बाद अपन मौर्य काल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। किसके बारे में? मौर्य काल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, पहले मेरे को एक बात बताओ कि ये वाला पीछे वाला क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये बताओ पहले तो, क्लियर है कि नहीं क्लियर? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ कि क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जल्दी बताओ फटाफट। आप सोच रहे होगे मैं इधर क्यों देखता हूँ, तो इधर बेसिकली लैपटॉप लगा हुआ है अपना, वहां मेरे को चैट दिखाई देती है, इसीलिए मैं जो है बार बार इस साइड पे देखता रहता हूँ कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है क्लास में। तो देखो ठीक है, चीजें क्लियर है? एक बार और बताओ सर। सुनो एक बार और देख लेते अपन, तो चीजें आपकी और आसान हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपको याद क्या रखना, एक सामाजिक समझौता हुआ जिससे राज्य की उत्पत्ति हुई। किसने दिया सामाजिक समझौता सिद्धांत? आप बोलोगे कौटिल्य ने दिया। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर? किसके मध्य हुआ सामाजिक समझौता? प्रजा और मनु के मध्य आपको देखने को मिलेगा। मनु से क्या बोला कि आपको आप हमारी रक्षा करना, बदले में हम आपको अपनी जो उपज है उसका 1/10 भाग आपको कर के रूप में दे देंगे। मनु साहब मान गए कि हाँ ठीक है। तो इस तथ्य से किसकी उत्पत्ति हुई? तो सामाजिक समझौते या राज्य शब्द की आपको उत्पत्ति देखने को मिलती। तो मनु के कितने पुत्र हुए? 10 पुत्र आपको देखने को मिलते। कितने पुत्र? 10 पुत्र देखने को मिलते। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपको 3 के बारे में जानकारी याद रखनी। एक की बात करुष के बारे में जानकारी याद रखनी है। किसके बुद्ध? करुष के बारे में जानकारी याद रखोगे। ठीक है, एक आपको याद रखनी है उसकी पुत्री इला के बारे में जानकारी, और एक आप याद रखोगे किसके बारे में? जो है ययाति के बारे में जानकारी याद रखोगे। किसके बारे में? ययाति। 3 पुत्र आपको याद रखने। सबसे पहले आप देखोगे किसके बारे में? जो है कोरुष वंश के बारे में। तो कोरुष की स्थापना किसने करी? करुष करेगा। करुष उसका पुत्र, करुष के नाम से कोरुष वंश हो गया। और ये कोरुष वंश आपका देखने को मिलेगा बघेलखंड वाले रीजन में। क्लियर है इतना?
तो आपसे पूछ ले करुष वंश की स्थापना किसने करी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, करुष ने इसकी स्थापना करी। क्लियर है। इसी टाइप से जो पुत्री थी ना इला, उसका विवाह हुआ सोम से हुआ। किससे हुआ, सोम से। इसी सोम ने आगे चलकर जो है किसकी स्थापना करी, चंद्रवंश की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी, चंद्रवंश की स्थापना कर दी। इसी चंद्रवंश ने जो है चंद्रवंश की स्थापना करी। ठीक है, किसने करी, सोम ने। किसका पति था, है तो इला का पति हुआ करता था। उसके बाद आया अपना कौन सा, इसके बाद आपको याद रखना है ययाति के बारे में। किसके बारे में, ययाति के बारे में याद रखना है। तो ययाति जो था अपना, ठीक है, कौन, ययाति। ययाति किसका पुत्र था, ययाति मनु का पुत्र था। इस ययाति का पुत्र हुआ यदु। कौन हुआ, यदु पुत्र हुआ। जैसे यदु ने एक वंश की स्थापना कर दी जिसका नाम क्या रख दिया, यादव वंश रख दिया। क्या नाम रख दिया, यादव वंश की स्थापना करी। ये यादव वंश बेसिकली आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में केन, चंबल और बेतवा नदी वाले रीजन के मध्य देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको याद रखना है ययाति का पुत्र हुआ, जो ययाति का पुत्र हुआ यदु, और यदु के आगे चलकर दो बेटे हुए। कौन से दो बेटों के बारे में आपको याद रखना है, एक आपको याद रखना है इक्ष्वाकु के बारे में। किसके बारे में, इक्ष्वाकु के बारे में। तो इक्ष्वाकु किसका पुत्र था, यदु का पुत्र देखने को मिलता है। इसी इक्ष्वाकु ने आगे चलकर किसकी स्थापना करी, इक्ष्वाकु वंश की स्थापना कर दी, जो मध्य प्रदेश में का दंडकारण्य वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखोगे कौन सा, यदु जो था उसका एक पुत्र हुआ हेयई। कौन हुआ, हेयई। इसी हेयई ने किसकी स्थापना करी, हेयई राजवंश की स्थापना कर दी, जो मध्य प्रदेश के कहाँ पड़ेगा, महेश्वर वाले इलाके में पड़ेगा। इसी में आगे चलकर दो महान शासक हुए, एक हुआ कीर्तिवीर अर्जुन जिसने लंका नरेश रावण को पराजित करा था, और इसी में आगे चलकर एक शासक हुआ महिष्मत नाम था। क्या नाम था, महिष्मत। इसी महिष्मत ने आगे चलकर किसकी स्थापना करी, इसी महिष्मत ने आगे चलकर महेश्वर नगर की स्थापना करी। क्लियर है, ये पूरा सिनेरियो आप एक दो बार इसको पढ़ोगे तो चीजें आपकी और आसान हो जाएगी। ऐसे स्टोरी फॉर्मेट में याद रखोगे तो पूरी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से अगर मैप में देखना चाहो तो मैप में भी आपको सर दिखा देते कि कहाँ का कौन कौन सा राजवंश आपको देखना हो। ये आपका जो है मध्य प्रदेश हो गया अपना प्यारा। क्या देखा था, एक देखा था बघेलखंड वाला रीजन में, एक देखा था बुंदेलखंड वाले रीजन में, एक देखा था कौन सी, ये केन नदी, ये बेतवा नदी और ये चंबल नदी। इसके मध्य वाले रीजन में, यहाँ वाले रीजन में आपको एक राजवंश देखने को मिलेगा, एक राजवंश यहाँ देखने को मिलेगा और एक राजवंश यहाँ देखने को मिलेगा। ये 5 राजवंश तो पढ़े अपनों ने। ठीक है, यहाँ पे करुष, यहाँ पे कौन सा चंद्रवंश देखा अपनों ने, यहाँ वाले रीजन में यादव वंश, यहाँ पे देखा अपनों ने कौन सा, इक्ष्वाकु वंश, और यहाँ पे देखा अपनों ने कौन सा, यहाँ अपनों ने देखा हेयई राजवंश। क्लियर है, इस टाइप से अपनों ने जो है पूरा पुराणकालीन जो है इसके बारे में डिस्कशन करा। ठीक है, अब आगे वाले लेक्चर में अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे, इससे आगे वाले लेक्चर में अपन महाजनपद काल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है, तो लेक्चर में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। जो जो पढ़ते जा रहे एक एक बार पीडीएफ पे पढ़ते जाना, चीजें आपकी और आसान हो जाएगी। जो समझा है उसको एक आध बार पीडीएफ पे देख लोगे तो भी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। लेक्चर में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।